आई थिंक इसका आंसर मैंने ऑलरेडी दे रखा है काफ़ी डिटेल में। आ, मानव ने क्वेश्चन पूछा है स्टैंडर्ड रिडंडेंसी में कि इन अ डेटा सेंटर विद मल्टीपल सर्वर इफ वन सर्वर फेल वर्चुअल मशीन कैन बी शिफ्टेड टू अनदर सर्वर विद इन द सेम डेटा सेंटर। हाउएवर व्हाट हैपन व्हेन द अदर सर्वर इन डीसी आर फुल्ली यूटिलाइज्ड। सो जब आपके पास बहुत सारे सर्वर्स होते हैं ना, तो और बहुत सारे सर्वर्स खाली पड़े होते हैं, और वो खाली सर्वर जैसे 30% ओवरऑल सर्वर्स में से 30% खाली सर्वर रखना है, ये अजूर मेक श्योर करता है कि उसके पास, अजूर ही नहीं कोई भी प्रोवाइडर मेक श्योर करता है कि उसके पास 30% कैपेसिटी एक्स्ट्रा है हमेशा। क्यों? क्योंकि एजिलिटी जो मैंने पढ़ाया है, राइट। क्योंकि कस्टमर कभी भी कितने भी सर्वर्स नए भी बना सकता है, राइट। तो अगर सर्वर नए भी बना सकता है तो उसके लिए अगर कैपेसिटी है, तो अगर एग्जिस्टिंग कोई डाउन हुआ तो उसका वाला शिफ्ट तो आराम से उस कैपेसिटी पे हो ही सकता है ना। व्हाट इज द चैलेंज? नथिंग, राइट। सो इट्स अ ह्यूज नंबर ऑफ सर्वर्स विच रिमेन्स अनयूज्ड। इनफैक्ट गोइंग फॉरवर्ड एक छोटा सा टॉपिक आएगा वर्चुअल मशीन स्किल सेट में, स्पॉट इंस्टेंसेस। तो स्पॉट इंस्टेंसेस वो रिजर्व्ड 30% फ्री सर्वर्स जो होते हैं ना, उनमें रिड्यूस्ड प्राइसिंग में सर्वर लॉन्च करने का तरीका है। यानी कि बहुत प्लेंटी ऑफ स्पेस होता है। ये कोई मतलब परचून की दुकान वाला सर्वर नहीं है कि परचून की दुकान में दो दो केवल एक रखा हुआ है, वो हाई अवेलेबिलिटी भी नहीं कर रहे हैं, या फिर दूसरा है अभी दूसरे में तो जगह नहीं है अभी। ऐसा नहीं होता, राइट। क्लाउड सर्विस ऑफर कर रहा है, प्रोडक्टिविटी है, पब्लिक है। तो ये क्वेश्चन आ ही नहीं सकता कि व्हाट इफ अदर सर्वर इन डीसी आर फुल्ली यूटिलाइज एंड डोंट हैव इनफ कैपेसिटी टू अकोमोडेट द एडिशनल। उसमें नहीं होगा, किसी और में होगा। अगर 1000 सर्वर क्लस्टर में है तो वो मूव करके किसी में भी जा सकता है ना, 2-3 सर्वर का थोड़ी होता है क्लस्टर। हजारों, 5000, 10,000 ऐसे बड़े बड़े क्लस्टर्स, ऐसे बहुत बड़ा पूरा डेटा सेंटर होता है। वी आर टॉकिंग अबाउट पब्लिक क्लाउड हियर। तो ये क्वेश्चन आई डोंट थिंक इट मेक्स एनी सेंस। ऑलराइट, सो गोइंग फॉरवर्ड, आज का टॉपिक हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं वर्चुअल मशीन का। हम लोगों ने स्टार्ट किया था ऑलरेडी वर्चुअल मशीन, जिसमें मैंने एक वर्चुअल मशीन आप लोगों को क्रिएट करके बताई थी। रिडंडेंसी का सारा ऑप्शन उसके अंदर प्रैक्टिकली आप लोगों को दिखाया भी था कि हाउ इट वर्क्स। आज हम लोग वर्चुअल मशीन फिर से बनाएंगे। मैं बेसिकली आपको दो वर्चुअल मशीन बनाऊंगा, एक लाइनक्स की जिसमें आपको एसएसएच की का कंसेप्ट दिखाना है मुझे। सो लाइनक्स वीएम क्रिएशन करेंगे, एंड देन एक विंडोज़ वर्चुअल मशीन का क्रिएशन भी करूंगा, ताकि विंडोज़ के वर्चुअल मशीन को भी आप देख पाओ कैसे बनाते हैं, क्या क्या ऑप्शन आते हैं। एंड देन मैं कुछ रिकवरी ऑप्शन सेलेक्ट करूंगा। रिकवरी ऑप्शन एज ए डायग्नोस्टिक ऑप्शन, बेसिकली डायग्नोस्टिक ऑप्शंस, है ना। वो क्या ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे, एंड देन वर्चुअल मशीन का चैप्टर खत्म होगा। फिर हम अजूर डिस्क पे जाएंगे। एक्चुअली अजूर डिस्क इज ऑल्सो वर्चुअल मशीन का ही पार्ट है, तो उसी पे हम लोग अजूर डिस्क में जाएंगे, एंड यहीं पे हम लोग बात करेंगे कि डाटा डिस्क का कंसेप्ट क्या है। फिर हम लोग बात करेंगे ओएस डिस्क का कंसेप्ट क्या है। फिर हम लोग ओएस डिस्क स्वैप करने का कंसेप्ट समझेंगे। फिर डेटा डिस्क का अटैचमेंट डिटैचमेंट समझेंगे, राइट। ओके। तो वर्चुअल मशीन, मैंने वर्चुअल मशीन के बारे में ऑलरेडी बता रखा है बहुत डिटेल में, तो उसमें जाने की जरूरत नहीं है। लेट्स स्ट्रेट अवे चेक फॉर लाइनक्स वर्चुअल मशीन, राइट। तो कोई भी रिसोर्स बनाना है तो उसके लिए आपके पास पहले एक रिसोर्स ग्रुप होना चाहिए। सो हम लोग एक रिसोर्स ग्रुप बना लेते हैं। डन, रिसोर्स ग्रुप क्रिएटेड। रिसोर्स ग्रुप क्रिएशन के बाद हमें इसी के अंदर वर्चुअल मशीन बनानी है। विल गो फॉर वर्चुअल मशीन, फर्स्ट ऑप्शन selected. We don't have any other virtual machines created yet, so we'll create a new one. Option selected, सेम ऑप्शंस जो हम लोगों ने उस दिन देखा था, वही सारे ऑप्शंस हमें फिर से मिलने वाले हैं, वही सारे ऑप्शंस हमें फिर से दिखेंगे। सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट इज कि इस सब्सक्रिप्शन के अंदर किस रिसोर्स ग्रुप में, जो न्यूली क्रिएटेड रिसोर्स ग्रुप है उसके अंदर वर्चुअल मशीन बनानी है। एक नाम दे देना है वर्चुअल मशीन का, एनीथिंग,
रीजन सेलेक्ट करना है एंड अवेलेबिलिटी ऑप्शंस। नाउ बिकॉज वी हैव अंडरस्टैंडिंग ऑन अवेलेबिलिटी ऑप्शंस, तो अब मैं हमेशा नो रिडंडेंसी का ऑप्शन सेलेक्ट करूंगा, क्योंकि हमें रिडंडेंसी अंडरस्टैंड हो चुकी है। एंड जो वर्चुअल मशीन हम लोग बनाएंगे वो लैब के लिए बनाएंगे, प्रोडक्शन के लिए नहीं, तो इसलिए रिडंडेंसी, एक्स्ट्रा रिडंडेंसी कवर करने की जरूरत नहीं है। सिक्योरिटी टाइप मैंने डिस्कस किया था, वी कैन कीप इट एज इज ऑल्सो, और वी कैन सेलेक्ट स्टैंडर्ड अप टू अस। इमेज के बारे में मैं क्लिक करता हूं और आज आपको दिखाता हूं इमेज एंड साइज, इनके बारे में थोड़ा सा और डिस्कशन हो जाए। इमेज के लिए मैंने बताया था कि इमेज को आप ऐसा समझ सकते हैं कि इट इज़ लाइक अ ऑपरेटिंग सिस्टम का टेम्पलेट, जिसको कि आप वर्चुअल मशीन बनाने के टाइम सेलेक्ट करेंगे, तो जो आपकी वर्चुअल मशीन बनने वाली होगी उसका जो हार्ड डिस्क होगा जिसमें ओएस इंस्टॉल होना है, उसमें एक्चुअली जो सिलेक्टेड इमेज है उसका ओएस इंस्टॉल हो जाएगा। अब क्वेश्चन ये था कि कितने इमेजेस आपके पास अवेलेबल है, वो कहाँ से पता चलेगा? देखो, इमेजेस अवेलेबल होती हैं एक जगह पे जिसको हम बोलते हैं मार्केट प्लेस। इमेजेस दो तरह की होती है, कस्टम इमेजेस, योर ओन इमेजेस, एंड मार्केट प्लेस इमेजेस। योर ओन इमेजेस का क्या क्या कंसेप्ट है वो मैं आप लोगों को बताऊंगा जब हम वर्चुअल मशीन स्केल सेट का टॉपिक पढ़ेंगे। लेकिन अभी के लिए जब भी मैं कोई वर्चुअल मशीन नहीं क्रिएट करूंगा तो मैं कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम सेलेक्ट करूंगा, ये अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो कहाँ दिखेगा, वो यहाँ दिखेगा। सो आप वर्चुअल मशीन क्रिएशन के टाइम में जब सी ऑल इमेजेस के ऊपर क्लिक करेंगे, यू विल फाइंड आउट दिस ऑफ पेज। इस पेज में ये पहले ही आपको मार्केट प्लेस का ऑप्शन आता है। 10,000 से भी ज़्यादा इमेजेस यहाँ पे अवेलेबल हैं। सो आपके पास विंडोज के सारे फ्लेवर हैं, विंडोज सर्वर के हर एक फ्लेवर। सी दिस, एज आई मेंशन कि विंडोज के तो सारे ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ मिलेंगे ही मिलेंगे। इतने ऑपरेटिंग सिस्टम के विंडोज के फ्लेवर आपको किसी और क्लाउड में नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये विंडोज भी माइक्रोसॉफ्ट का है, एंड ये इमेजेस पब्लिश करना और उसका सपोर्ट भी माइक्रोसॉफ्ट का है इनेबल्ड। देन आपके पास विंडोज 11 का ऑप्शन है। यू कैन क्रिएट यू कैन क्रिएट विंडोज 10, यू कैन क्रिएट विंडोज सर्वर 2022 प्लस एसक्यूएल सर्वर 20। देन उबुंटू, रेड हैट, मल्टी सेशन विंडो, उबुंटू अगेन, डेबियन, यू हैव विजुअल स्टूडियो, डेव बॉक्स के लिए डेबियन का अलग अलग वर्जन, राइट, सेंटोस वर्जन, अल्मा लाइनक्स, ओरेकल लाइनक्स, विंडोज एल एल 11 ARM के ऊपर। बहुत सारी, ये तो कुछ ही हैं, देर आर सेम काउंट में अभी 545 पेजेस बाकी है। तो साथ ही साथ यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको कैटेगरीज भी मिलेंगी। फॉर एग्जांपल डेवऑप्स से रिलेटेड, इफ यू क्लिक ऑन दिस, देन डेवऑप्स से रिलेटेड इमेजेस। इमेजेस ऐसी इमेजेस जिसमें सिर्फ ऑपरेटिंग सिस्टम ही नहीं है, बल्कि उसमें पहले से बिल्ड और भी बहुत सारे एप्लीकेशन भी हैं, मतलब रेडीमेड इमेजेस अवेलेबल हैं यहाँ पे मार्केट प्लेस में। मार्केट प्लेस क्या है? रेडीमेड इमेजेस अवेलेबल हैं बहुत सारी। तो इफ यू सी हियर रॉकी लाइनक्स, जेबिक्स, सेंटोस, पावरशेल विंडोज के साथ, सेंटोस 8, क्लाउड ए, राइट, वर्चुअल मशीन 26, this these are some of the DevOps, Terraform on Azure, Windows Server। वेब के लिए इफ यू सी, देन यू विल फाइंड आउट शेयर पॉइंट का, वर्डप्रेस की इमेज ऑटोमेटिकली चल जाएगी, पोस्टग्रेसक्यूएल सर्वर, cPanel, WHM, एंड लॉट ऑफ थिंग्स, राइट। बने बनाए इमेजेस हैं, यू सेलेक्ट इट एंड यू रन इट, सिंपल, यू सेलेक्ट इट एंड यू रन इट, ऐसे इमेजेस हैं, राइट। मशीन लर्निंग के डाटाबेस से रिलेटेड 1000 के आसपास में, विंडोज, ओरेकल, इफ यू वांट ओरेकल डाटाबेस, ओरेकल डाटाबेस का वर्चुअल मशीन लॉन्च कर सकते हैं बाय सेलेक्टिंग दिस इमेज अपने आप, राइट। इफ यू सी हियर द वर्जन स्पेसिफिक आल्सो दैट यू कैन सेलेक्ट, राइट। PostgreSQL सर्वर, Postgres, MySQL, Redis सर्वर, लॉट ऑफ थिंग्स आर हियर। डेवलपर टूल में भी 2300 से ज़्यादा डेवलपर हो। गिटहब के इंटरप्राइज सर्वर, यू कैन लॉन्च योर ओन हियर, राइट। लाइसेंसिंग ऑब्वियसली कॉस्ट तो रहेगा ही इसमें, जैसे मैं इसको अगर सेलेक्ट कर लूँ तो ये गिटहब इंटरप्राइज सर्वर में अपना लॉन्च कर सकता हूँ। मुझे कोई सॉफ्टवेयर वगैरह अलग से इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है वो इसके बाद, ठीक। बहुत सारे ऐसे, इसका मतलब बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स के ऑप्शन हैं सी ऑल इमेजेस में अगर मैं जाता हूँ तो। एंड देन रिसेंटली जो भी आपने यूज़ किया होगा वो इमेजेस आपको यहाँ मिल जाएंगे। जैसे मैंने अभी यूज़ किया था रिसेंटली 2024, राइट, तो ये मुझे यहाँ पे मिल गया, उबंटू सर्वर 24.0 पर, राइट। दिस इज हाउ वी कैन सेलेक्ट एनी इमेजेस। जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम का वीएम बनाना है, सेलेक्ट करो, बनाओ, ओके।
फिर यहाँ पे सीपीयू आर्किटेक्चर हमें पता है, x64 का मतलब 64 बिट का सीपीयू, मेनली इंटेल और एएमडी के सीपीयूज। शुरू में जो सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जो सीपीयू होती है, सीपीयू चिप होती है, उसे दो ही कंपनीज बनाती थी मोस्टली, जो जनरल अवेलेबिलिटी में पब्लिकली सबके लिए अवेलेबल था, इंटेल और एएमडी। इंटेल ज़्यादा पुरानी थी, एएमडी थोड़ा बाद में आई, लेकिन दो ही तरह के सर्वर हुआ करते थे, सीपीयू चिप हुआ करते थे। हर, चाहे डेस्कटॉप खरीदो चाहे लैपटॉप खरीदो, आज भी आप लैपटॉप खरीदते हो तो आपके पास यही दो ऑप्शन मिलते हैं, राइट, इंटेल का सीपीयू एंड एएमडी। बट सीपीयू प्रोप्राइटरी इंटेल का या एएमडी का हो, उसके अलावा भी कुछ सीपीयूज ओपन सोर्स टाइप के नए आए। एक थर्ड टाइप का सीपीयू आया जिसको हम एआरएम सीपीयू बोलते हैं। एआरएम सीपीयू एक अलग आर्किटेक्चर था ओवरऑल, राइट। जैसे एएमडी और इंटेल जो हुआ करते थे वो 32 बिट सपोर्ट करते थे, 64 बिट, 32 बिट तो अब कोई यूज़ नहीं करता, 64 बिट इंस्ट्रक्शन सेट के सीपीयूज आते हैं। 64 बिट को हम x64 भी बोलते हैं, विच इज सेलेक्टेड राइट नाउ इन फ्रंट ऑफ योर स्क्रीन। बट इसके अलावा एआरएम के सीपीयूज जो आने लगे, वो एआरएम 64 का मतलब एआरएम का सीपीयू लेकिन 64 बिट इंस्ट्रक्शन सेट वाला। तो एआरएम के सीपीयूज में कौन कौन से सीपीयूज होते हैं, जैसे एनीबडी, एआरएम सीपीयूज के बारे में कोई एग्जांपल? एम आई ऑडिबल? Yes, sir, you are audible. Yes. सॉरी है कि, हाँ बोलिए। एआरएम Snapdragon. सीपीयूज, विच वन, से अगेन? Snapdragon. स्नैपड्रैगन सही है। जो आपके एंड्रॉयड मोबाइल के ऊपर जो ऐसे सीपीयूज लगते हैं, राइट, मोबाइल में भी बहुत पावरफुल सीपीयू, ऑक्टा कोर सीपीयू, राइट, 12 सीपीयूज वाले हैं, 16 सीपीयूज वाले मोबाइल फोन भी आते हैं ना, क्वाड कोर सीपीयूज एंड डुअल कोर सीपीयूज एंड अदर्स। तो जो उसमें इसका मतलब उसमें भी सीपीयूज लगता है, रैम लगती है भाई, 8 8 8 GB रैम की, 12 GB रैम की, आपके पास एंड्रॉयड फोन, राइट। एंड्रॉयड फोन का प्राइस उतना है जितने में आपको उतने ही प्राइस का एक लैपटॉप पूरा मिल जाएगा, या सो सीपीयू उसमें भी लगता है। लेकिन वो सीपीयूज ऐसे होते हैं जो कि डेस्कटॉप टाइप के सीपीयूज नहीं होते, उनको आर्म सीपीयू या एआरएम सीपीयूज बोलते हैं। स्नैपड्रैगन के सीपीयूज, मीडियाटेक के सीपीयूज, राइट, ये सब सीपीयूज। इनफैक्ट जो एप्पल है, एप्पल कंपनी, उसने क्या किया, उसने जब देखा यार मैं इंटेल का सीपीयू खरीदता हूँ, खरीद के उसे अपने मैकबुक के अंदर लगाता हूँ, राइट, इंटेल के हिसाब से मुझे अपना सॉफ्टवेयर, सीपीयू के हिसाब से, सीपीयू इंस्ट्रक्शन सेट के हिसाब से अपना सॉफ्टवेयर बनाना पड़ता है। तो इंटेल ने अपना खुद का एआरएम सीपीयूज बनाना शुरू कर दिया, एप्पल सिलिकॉन बोलते हैं उसको, राइट, M1 M2 M3 M4, M series का सारे। एम सीरीज का सारा, राइट। तो एप्पल ने भी अपना बनाना शुरू कर दिया, एंड दे आर गिविंग दिस M1 M2 M3 एम मैकबुक के लिए, राइट, मैक मिनी के लिए, मैक डेस्कटॉप के लिए, आई मैक के लिए। और बेटर, अच्छी बात क्या हो गई, एआरएम सीपीयूज बहुत इजी होते हैं। तो और वो खुद बना रहे हैं, तो ऑब्वियसली उनका खुद का बनाया हुआ हार्डवेयर, खुद का बनाया हुआ सॉफ्टवेयर कंपेटेबिलिटी कितनी ज़बरदस्त होगी। यही वजह है कि मैक्स आर नोन फॉर वेरी स्टेबल, वेरी गुड, वेरी बेस्ट ऑप्शन ऑफ काइंड ऑफ, राइट, इन इट्स ओन हार्डवेयर, एंड पीपल आर गेटिंग इट, राइट। इंटेल स्टिल है, बट उसमें आप विंडोज़ के इंस्टॉल करते हैं, बाकी उसमें कभी एरर्स भी आते हैं, कॉम्पेटिबिलिटी इश्यूज आते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बट इसमें नहीं होता। तो एनीवे, सो एआरएम सीपीयूज आई थिंक वी ऑल अंडरस्टूड। सो अगर आपको एआरएम सीपीयूज वाले वर्चुअल मशीन क्रिएट करने हैं, यू कैन सेलेक्ट, या। देन आता है साइज। नाउ साइज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे मैं सी ऑल इमेजेस पे गया था तो सारे इमेजेस मिल गए थे, वैसे ही सी ऑल साइज पे जाऊंगा तो सारे अवेलेबल साइजेस मिलेंगे। सो इफ आई क्लिक ऑन हियर, एंड यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा, यहाँ पे जितने भी आपको बी सीरीज के सीपीयू मिलेंगे, डीसी सीरीज के, डी सीरीज के यहाँ पे वर्जन देखेंगे अगर, तो 2 3 4 5 है। फिर उसके बाद ई सीरीज के, इसमें भी वर्जन है 2 6 3, राइट, एफ सीरीज, एल सीरीज इधर, राइट। ये सब जो सीपीयू टाइप इतने हैं, फिर उसके बाद सम अदर्स अनसपोर्टेड और ओल्डर जनरेशन, राइट। ये सीपीयूज इतने सारे क्यों हैं यहाँ पे? बिकॉज जैसे
डेस्कटॉप सीपीयूज नॉर्मल जो लैपटॉप सीपीयूज होते हैं उनमें भी हमारे पास ऑप्शंस ढेर सारे मिलते हैं, कोर i3, कोर i5, कोर i7, कोर i9, या एंड उसमें भी जनरेशन 1 2 3 4 5 6, राइट, इवॉल्व होते होते। वैसे ही यहाँ पे भी है। इंटेल जियॉन सीपीयूज जो होते हैं वो सर्वर के लिए यूटिलाइज होते हैं, और जियॉन सीपीयूज में भी अलग अलग फैमिली होती है, बी सीरीज की फैमिली, एफ सीरीज की फैमिली, डी सीरीज की फैमिली, एल सीरीज की फैमिली, और उसमें भी वर्जन होते हैं, जनरेशन जनरेशन। जैसे इसमें वो बोलते हैं ना आई थ्री कोर आई थ्री का जेन 1 2 3 किस जनरेशन का, वैसे ये भी है V1 V2 3 4 5 6। अब क्वेश्चन ये है कि विच वन इज गुड। सो इफ यू सी द इंस्ट्रक्शन गिवन ऑलरेडी, डिस्क्रिप्शन सेज डी सीरीज का सीपीयू, बी1 सीरीज, ये जो बी सीरीज का सीपीयूज होते हैं, बी सीरीज के सीपीयूज में साइजेस हैं B1LS, B1S, B1MS, B2MS, B2S, और सभी का यहाँ पे दिया है कि कितना सीपीयू, कितना रैम और कितना डेटा डिस्क अटैच हो सकते हैं ना। अभी तक हम सिर्फ इन दोनों की बात करें, तो ये तो सबको समझ में आ रहा है कि हाँ भाई, अगर ये वाला साइज सेलेक्ट कर लिया तो एक सीपीयू 1 GB रैम मिलेगा, इस वाले में 2 CPU 8 GB रैम मिलेगा। अगर आप किसी और सीरीज में चले जाओ तो वहां पे भी आपको लगभग इसी तरह का मिलेगा, जैसे 2 CPU 8 GB, 2 CPU 4 GB, 2 CPU 4 GB, 2 CPU 8 GB, ऐसे मिलेंगे, राइट। इसमें भी मिलेंगे। डिफरेंस क्या है? डिफरेंस होता है अलग अलग सीपीयू टाइप अलग अलग तरह के वर्कलोड के लिए ऑप्टिमाइज्ड होते हैं, और यही रीजन है कि यहाँ पे भी आपको उनके ऑप्टिमाइज्ड होने के इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं। जैसे बी सीरीज आप ले सकते हैं व्हेन फॉर नॉर्मल ऑल काइंड ऑफ वर्कलोड, अगर कोई स्पेसिफिक नहीं है तो नॉर्मल ऑल काइंड ऑफ वर्कलोड आपको बी सीरीज आप ले सकते हो। आइडियल फॉर वर्कलोड दैट डू नॉट नीड कंटिन्यूअस फुल सीपीयू परफॉर्मेंस, राइट। सबसे ज्यादा फुल सीपीयू का परफॉर्मेंस किस में यूटिलाइज होगा? मे बी आप कोई हडूप क्लस्टर चला रहे हैं जिसमें सीपीयू इंटेंसिव वर्कलोड चल रहा है ना, कोई हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग सिस्टम जिसमें सीपीयू के ऊपर ही सारा कंप्यूटिंग पावर चलता है। नॉर्मल वेब सर्वर बनाना है, मेल सर्वर बनाना है, फाइल सर्वर बनाना है, ये सर्वर बनाना है, वो सर्वर बनाना है, उन हर तरह के केस में बी सीरीज इज क्वाइट ओके, ठीक। फिर डी सीरीज क्यों है? डी सीरीज होता है जब आपको, अगेन बी सीरीज के जैसा ही जनरल पर्पस हर तरह के काम के लिए, लेकिन बी सीरीज में आपको कुछ साइजेस वगैरह के लिमिटेशंस में भी हो सकते हैं। यहाँ पे आपको थोड़ा ज्यादा साइजेस मिल सकती है, फ्लेवर ज्यादा मिल सकते हैं। इफ यू सी, राइट, 8 CPUs, 32, 8 16, 8 16, 8 32, अलग अलग फ्लेवर, बहुत सारे ऑप्शंस अच्छे अच्छे इसमें मिल रहे हैं आपको, या तो आप डी सीरीज ले सकते हैं। बी सीरीज एंड डी सीरीज आर जनरल पर्पस, किसी भी तरह के जनरल पर्पस के वर्कलोड के लिए यू कैन सेलेक्ट आइदर बी सीरीज और, ये देखो यहाँ पे दिया हुआ है, राइट। 6th जनरेशन का जनरल पर्पस, 4th जनरेशन का। अगर ई सीरीज के सीपीयूज की बात करें तो ई सीरीज के सीपीयूज सारे जनरेशन ये बहुत ज्यादा आइडियल होते हैं दोज काइंड ऑफ वर्कलोड जहाँ पे हाई मेमोरी की जरूरत होती है। एनीबडी कैन गिव एनी एग्जांपल जहाँ हाई मेमोरी की जरूरत होती है अच्छे परफॉर्मेंस के लिए, कोई ऐसा टाइप का सर्वर या वर्कलोड? हाँ जी। Sorry, sir. Can you again repeat the एनी question? एनी मतलब मैं ये बोल रहा हूँ कि ये सीपीयू को आप हर तरह का सर्विस रन करने के लिए इस सीपीयू का इस्तेमाल करके वर्चुअल मशीन बना सकते हो। बट ये Hmm. वाला जो सीपीयू है इस सीरीज का, ये इस तरह की सर्विस के लिए है, या कोई ऐसा सॉफ्टवेयर, कोई ऐसा टाइप का सर्विस जो आप वर्चुअल मशीन के अंदर रन कराओगे, बट जिसको मेमोरी इंटेंसिव वर्कलोड है या मेमोरी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है, उस केस में अगर ये वाला सेलेक्ट करें, हाई मेमोरी नीड हो ऐसे एप्लीकेशन के लिए, तो हम इसमें आएंगे, ई सीरीज सेलेक्ट करेंगे। ऐसे कौन से तरह के एप्लीकेशन हो सकते हैं आपके हिसाब से जिनको आपको लगता है कि नहीं हाई मेमोरी की जरूरत पड़ती होगी या मेमोरी इंटेंसिव एप्लीकेशन होता है ये? So when you say high memory means it is primary memory, right? प्राइमरी मेमोरी ओनली वी विल टॉक अबाउट, डिस्क तो हम बात ही नहीं Okay. करेंगे, राइट। हाँ इट्स रैम मेंशन क्लियरली, हाँ. Okay, okay. हाँ. है ना। तो I mean big data computing. बिग डेटा इज फाइन, या करेक्ट, बट बिग डेटा में मेमोरी के अलावा हमें रैम की भी जरूरत, सीपीयू की भी जरूरत पड़ती है बहुत ज़्यादा, Okay. है ना, इसीलिए तो मैंने हडूप बोला। या एनी हाँ अदर हाँ हाँ. नॉर्मल वर्कलोड्स में कोई वर्कलोड ऐसा जो हाई मेमोरी की जरूरत जिसे पड़े? Gaming डाटाबेस, application.
डाटाबेस सर्वर, हाँ राइट। डाटाबेस सर्वर उतना ज़्यादा फास्ट रन करेगा जितना ज़्यादा मेमोरी इंटेंसिव, क्योंकि वो मेमोरी पे ही तो काम करता है। ठीक, फाइन। सो मतलब कहने का ये कि जिस भी तरह का आपको सर्वर रन करना है उस तरह के ऑप्टिमाइज्ड यहाँ पे फैमिलीज आपको अवेलेबल मिलेंगे। बहुत ज़्यादा हाई, अब डी सीरीज में एक फायदा, ई सीरीज में हाई मेमोरी इसलिए भी बोला गया है क्योंकि ई सीरीज में आपको मेमोरी 64 GB या उससे ओवर भी मिल सकती है, राइट। बट इनमें वो चीज़ अवेलेबल नहीं होगी, तो इस हिसाब से आप अपना कोई भी सेलेक्ट कर सकते हो। देर इज नो रिस्ट्रिक्शन किसको सेलेक्ट करना है। आपका जो कोई भी एप्लीकेशन आप क्लाउड में रन करने जा रहे हो और उसके लिए अगर आप वर्चुअल मशीन बना रहे हो तो आप बेस्ड ऑन दैट साइज सिलेक्शन कर सकते हो। वी आर गोइंग टू टेक 1 CPU 1 GB रैम सेलेक्टेड, फेयर इनफ। नाउ विल टॉक अबाउट द ऑथेंटिकेशन, जो लास्ट वाले चैप्टर में हमने बोला था कि हम डिस्कस करेंगे, और इसमें क्वेश्चंस होंगे तो आप लोग प्लीज डिस्कस कीजिएगा, पूछिएगा। मैंने आपसे बोला था कि लाइनक्स होगा तो उसमें आपको ऑथेंटिकेशन दो टाइप मिलेगा, SSH पब्लिक की एंड पासवर्ड बेस्ड ऑथेंटिकेशन। ठीक है, तो वर्चुअल मशीन का जो ऑथेंटिकेशन होता है, वर्चुअल मशीन का ऑथेंटिकेशन राइट दो तरह का होता है। पासवर्ड बेस्ड ऑथेंटिकेशन जो होता है ये लाइनक्स एंड विंडोज ओएस सपोर्टेड, दोनों में ही आप पासवर्ड बेस्ड सेलेक्ट करो, एक यूजर आईडी दो, एक पासवर्ड दो, बन जाएगा यूजर। वर्चुअल मशीन क्रिएशन डन होगा, यूजर बन जाएगा, एक्सेस करो लॉगिन करके, फाइन। बट एक होता है ऑथेंटिकेशन जिसको बोलते हैं पब्लिक की बेस्ड। पब्लिक की बेस्ड ऑथेंटिकेशन सिर्फ और सिर्फ लाइनक्स में सपोर्ट करता है, लाइनक्स ओएस सपोर्टेड ओनली। पब्लिक की क्या होती है, देखो, पब्लिक की इज फाइल। व्हाट इज एसएसएच की? एसएसएच की, एसएसएच एक तो प्रोटोकॉल होता है, सिक्योर सेल 422 एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल। हम लोग, हमारे पास कोई क्लाइंट होना चाहिए, हम उससे कनेक्ट करते हैं। ठीक, कंसेप्ट सिंपल सा है। आपके पास एक सर्वर होगा लाइनक्स का, एक सर्वर होगा आपके पास एक पब्लिक की होगी, एक पब्लिक की आपके पास होगी, जिसको कि आप यहाँ पे अटैच करेंगे। ठीक है, और यूजर जब लॉगिन करेगा, यूजर अपनी मशीन में होगा, ये यूजर की मशीन है, समझो यूजर मशीन। यूजर अपनी मशीन में लॉगिन करता है और अपनी मशीन से यूजर क्या करेगा, एसएसएच करेगा। एसएसएच करेगा, इसको क्या करेगा, एसएसएच करेगा। ना एसएसएच जो कि पोर्ट 22 पे काम करता है, एसएसएच विल बी द प्रोटोकॉल एप्लीकेशन लेयर का, पोर्ट 22 के ऊपर काम करता है, राइट। तो यहाँ से कनेक्शन यहाँ पे जाएगा, एसएसएच के थ्रू ही कनेक्शन जाएगा सेम पोर्ट पे, चाहे वो पासवर्ड बेस्ड ऑथेंटिकेशन करे, चाहे वो पब्लिक की बेस्ड ऑथेंटिकेशन। अगर मैं इसको अभी फिलहाल भूल जाऊं, सर, इसमें की साइज कितना होता है? अभी की बात ही नहीं कर रहे हैं, अभी सिर्फ ऐसे नॉर्मल ऑथेंटिकेशन। ठीक है, अलग अलग की टाइप के हिसाब से साइजेस अलग अलग होते हैं, विल टॉक अबाउट। सो अभी ये पोर्ट 22 पे एक सर्विस चल रही है, एसएसएच की सर्विस चल रही है, एसएसएच का ही प्रोटोकॉल होता है, एसएसएच सर्वर होता है जो कि रिमोट ऑथेंटिकेशन के लिए सर्विस होती है, जो यूटिलाइज होती है लाइनक्स में। ये मैं लाइनक्स बता रहा हूँ, सब लोगों को लाइनक्स वैसे तो पता ही होगा, बट इनकेस समबडी इज टोटली न्यू। तो एसएसएच सर्विस चलती है, अगर ये एसएसएच सर्विस नहीं चलेगी तो हम रिमोटली इस लाइनक्स को कनेक्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एसएसएच सर्वर के साथ, एसएसएच सर्विस के साथ ही पोर्ट 22 इनेबल होता है। जैसे अगर आप अपाचे चलाओगे तो पोर्ट 80 इनेबल होगा, राइट। अगर आप पोस्ट फिक्स चलाओगे
तो पोर्ट 25 इनेबल होगा। वैसे ही अगर आप SSH सर्वर चलाओगे तो इसकी नेटवर्क सर्विस पोर्ट 22 पे लिसन करती है फॉर अ रिमोट कनेक्शंस, एंड ये पोर्ट 22 पे ये सर्विस लिसन करती रहेगी ओपन करके। ये यूजर जो है ये पोर्ट 22 पे कनेक्ट करेगा, लेकिन इसको यहाँ पे एक क्लाइंट सॉफ्टवेयर चाहिए, क्लाइंट सॉफ्टवेयर चाहिए, क्लाइंट सॉफ्टवेयर। SSH चीजें सर्वर है ना, तो इसे चाहिए क्लाइंट सॉफ्टवेयर। अब क्लाइंट सॉफ्टवेयर क्या होगा? क्लाइंट सॉफ्टवेयर पुट्टी से भी कनेक्ट कर सकते हैं अगर आप विंडोज यूजर हैं तो। अगर आप विंडोज यूजर हैं तो आप पुट्टी से भी कर सकते हो, बट आज अभी अब विंडोज जो है वो लाइनक्स के साथ बहुत ज़्यादा घुल मिल गया है, तो टर्मिनल से ही कमांड लाइन से डायरेक्ट कर सकते हो, या आप टर्मिनल से कर सकते हो अगर आप मैक यूज़र हो या आप लाइनक्स यूज़र हो। दोनों में ही टर्मिनल होता है, टर्मिनल ऐप होता है जिसके थ्रू आप ओपन करो, एंड देन वहाँ पे आप SSH स्पेस यूजर ID @ IP एड्रेस ऑफ दिस सर्वर, एंड देन आप लॉग इन कर जाओगे रिमोटली इसके अंदर। यानी कि पोर्ट 22 इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कनेक्टिंग, राइट। अगर ये नहीं चल रहा है इस सर्विस के साथ तो आप SSH पोर्ट को और इनफैक्ट इन क्लाइंट को यूज करके कनेक्ट नहीं कर पाओगे। अब आता है द की बेस्ड ऑथेंटिकेशन। की बेस्ड ऑथेंटिकेशन का मतलब होता है कि मैं इसको अक्सर चाबी और ताले से समझाता हूँ, राइट। अगर आपको आपका घर है, समझ लो सर्वर इज योर हाउस एंड यू आर ट्राइंग टू गेट इनटू योर हाउस, ओके। तो अब अगर आप ऐसा सिस्टम रखे हो कि आपका जो दरवाजा है वो तो अंदर से बंद है, लेकिन आप जाके वहां पे मुंह से बोलते हो कि अपनी आइडेंटिटी देते हो कि हे मैं घर पे आ गया हूँ, दरवाजा खोलो, तो दरवाजा आपका खोल दिया जाएगा घर के अंदर। दैट इज अ वे ऑफ ऑथेंटिकेशन, राइट। तब जबकि अंदर कोई है, अंदर मेरा SSH का सर्विस है जो कि लिसन कर रहा है नोन यूजर को। अगर वो यूजर और पासवर्ड देगा और यहाँ पे वो यूजर पासवर्ड इस सर्वर पे है, वही यूजर पासवर्ड अगर लॉगिन कर रहा है, मतलब उस घर का मेंबर ही उस घर के अंदर अगर आना चाहता है, राइट, कहीं और से, तो ऑथेंटिकेट करा के ओके कर दिया जाएगा और बोलेगा ठीक है आज। सिंपल कंसेप्ट तो वही है, जैसे विंडोज में आप RDP करते हो वही है, राइट। लेकिन एक तरीका और है, क्या है कि आप बाहर से आओ तो अंदर आपको ऑथेंटिकेशन यहाँ अंदर कराने की जरूरत नहीं। बस आप एक काम करो, आप ना एक ताला यहाँ लगा दो, यहाँ पे एक ताला लगा दो और उसकी चाबी ले लो अपने पास। चाबी यहाँ पे रहेगी। ताला मतलब पब्लिक की, चाबी मतलब प्राइवेट की। और ताला चाबी आप अलग अलग नहीं खरीदते हो, एक दुकान से ताला खरीदा एक दुकान से चाबी खरीदा, ऐसा नहीं होता। जब भी खरीदोगे एक ही दुकान से खरीदोगे, ताला चाबी एक साथ आते हैं, अपनी ही चाबियों से खुलते हैं लिंक ताले, राइट। सेम वैसे ही हम क्या करते हैं नाउ, दिस इज नॉट कि हमें खरीदना पड़े, ये तो फाइल्स हैं। कीज आर व्हाट, की मतलब फाइल जिसके अंदर कुछ स्ट्रिंग्स पड़े हुए हैं। तो ये कीज जो होती है इन्हें हम जनरेट कर सकते हैं, और जब भी हम जनरेट करेंगे पब्लिक की प्राइवेट की दोनों एक साथ जनरेट होती हैं। तो जब एक साथ जनरेट होंगी तो पब्लिक की वाली जो फाइल है उसे हम या उसके कंटेंट को सर्वर में लगा देंगे, और प्राइवेट की वाली जो फाइल है उसको अपने पास रखें। नेक्स्ट टाइम जब कभी भी हमें उस सर्वर के अंदर लॉग इन करना होगा तो इंस्टेड ऑफ लॉगिंग विद द पासवर्ड विच इज लेस सिक्योर, हम की डालेंगे, यानी कि की का इस्तेमाल करेंगे, की लोकेशन इस्तेमाल करेंगे और हम उस सर्वर के अंदर लॉग इन हो जाएंगे। तो ये कीज जो होती हैं ये RSA कीज हो सकती हैं, DSA कीज हो सकती हैं, राइट, ED कीज हो सकती हैं, 3 तरह के कीज हो सकते हैं। तो अब अगर आप की जनरेट कराना चाहते हैं, और ये इंस्ट्रक्शंस जो मैं बताने जा रहा हूँ, इनफैक्ट लॉगिन करने का, की जनरेट कराने का सारा इंस्ट्रक्शन लाइनक्स में भी सेम काम करेगा, मैक में भी सेम काम करेगा, विंडोज में भी कोई अंतर नहीं, क्योंकि सेम कमांड सेम सब कुछ हर जगह काम करता है। आई एम हियर फॉर एग्जाम्पल, मैं एक सॉरी मैं एक ये टर्मिनल खोला। आप विंडोज में है तो आप अपना कमांड प्रॉम्प्ट खोल लो, लाइनक्स में हो तो टर्मिनल खोल लो वहां पे भी। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो मेरे पास, चलो मैं डिफरेंट डायरेक्टरी के अंदर चला जाता हूँ, MKDIR अजोर CD अजोर, ये मैं यहाँ पे चला आया। अगर आपको यही चीज विंडोज में करनी है, जनरेट करानी है, वो भी मैं अभी आपको दिखाऊंगा। यहाँ पे आया, यहाँ पे अगर आप देखें तो मेरे पास कोई फाइल नहीं है, मुझे बस एक कमांड चलाना है, SSH -keygen -f दे दूंगा तो एक
तो वो दोनों फाइल इसी करंट डायरेक्टरी में बन जाएंगे। अगर -f नहीं दिया तो वही दोनों फाइल बनेंगी, लेकिन कहाँ बनेंगी, मेरे होम डायरेक्टरी के अंदर बन जाएंगी, .ssh फोल्डर के अंदर। तो आपको देना है तो आप -f दे भी सकते हो, नहीं भी दे सकते हो, टोटली अप टू यू। तो मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, बस नहीं देने से की फाइल का लोकेशन खाली बदलता है और कुछ नहीं होता। तो अगर मैंने यहाँ पे दिया -f और कोई भी एक नाम दे सकता हूँ, कोई भी नाम दे दो, अजूर की है तो अजूर की दे दो, और इंटर 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 मारा, एलएस करके देखो 2 की बन गई। एक का नाम है अजूर की, एक का नाम है अजूर डॉट पब। अब इसमें से आइडेंटिफाई करना इज वेरी इजी, कौन सी पब्लिक वाली पब्लिक की है, कौन सी प्राइवेट। जिसमें डॉट पब है वो पब्लिक की है, जो जिसमें डॉट पब नहीं है वो प्राइवेट की है। इस की का अगर आपको कंटेंट देखना है तो अजूर की ऐसा कंटेंट है, ओपन एसएसएच प्राइवेट की लिखा है, कंटेंट है। डॉट पब करोगे तो हेयर इज ओपन एसएसएच पब्लिक की, पहले दिया हुआ है की टाइप जो है वो है ED25519, ये एक टाइप है, राइट। और यहाँ पे दिया हुआ है बाकी की, सिर्फ यहाँ से यहाँ तक है, बाकी इधर होस्ट ने यूजर आईडी @होस्ट नेम, बट इसका कोई सेंस नहीं है बहुत ज़्यादा। ओके, दिस इज अ की टाइप, दिस इज अ string, some identification string you can say, and this is the actual public key। ये इतना की का जो कंटेंट है, सिर्फ ये कंटेंट आपको वहां पे अजूर में ऐड करना पड़ेगा, ठीक। अब ये जो कंटेंट है ये ED25519 का है। अगर आपको RSA की जनरेट करानी है तो आप कीजन कमांड ही यूज करेंगे और -f ये रखेंगे, लेकिन एक चीज लगा देंगे -t, टाइप इज RSA, और की यहाँ पे इसका फाइल का नाम नहीं तो राइट हो जाएगी, इंटर इंटर इंटर। नाउ व्हाट डू यू सी, देयर इज अजूर की RSA। अब RSA की है ये, अगर इसकी पब्लिक की को आप कैट करो तो दिस इज SSH RSA की, RSA की बड़ी होती है, ठीक। अगर आपको DSA की जनरेट करनी, यू कैन जनरेट DSA की ऑल्सो, एंड इफ यू सी DSA की भी जनरेट हो गई, राइट। यू कैन डू अ कैट टू योर DSA की, हियर इज योर DSA की, राइट। तो 3 तरह के टाइप की कीज हैं जो आप जनरेट करा सकते हैं। बस सिंपल सी बात, मैं सारी फाइल्स पहले डिलीट मार देता हूँ यहाँ से, एंड एक की जनरेट कराता हूँ SSH RSA की, सिंपल सी। मेरे पास 2 कीज हैं। अब ये कीज तो जनरेट हो गई, देखो कीज को मैं यहाँ पे जनरेट करा सकता हूँ, और अगर की ही जनरेट हो रही है और उसके लिए कुछ स्पेसिफिक चाहिए नहीं, तो मैं चाहूँ तो की अजूर के अंदर ही जनरेट करा सकता हूँ। तो 2 ऑप्शन है, राइट, 2 ऑप्शन है। क्या, मैं जनरेट इन अजूर, राइट, एंड सेव लोकल या इन अजूर। आप चाहो तो SSH की जनरेट कराओ अजूर से, अपने पास मत जनरेट कराओ, अजूर से जनरेट कराओ और अजूर में ही सेव कर लो, या अजूर से जनरेट कराओ और लोकल में सेव कर लो। अगर अजूर में जनरेट कराओगे तो पब्लिक की ऑटोमेटिकली वहां लगेगी और आपके पास सिर्फ प्राइवेट की आएगी, क्योंकि आपको अजूर में जनरेट करा तो आपको तो केवल प्राइवेट की चाहिए ना। तो पब्लिक की जो होगी जब आप अजूर में जनरेट कराओगे, तो अजूर में जनरेट करा के पब्लिक की वहीं VM पे लगा सकते हो और प्राइवेट की आपको डाउनलोड हो जाएगी। या दूसरा काम कर सकते हो, ठीक, क्या कर सकते हो, अजूर में जनरेट कराओ की को, मैं यहाँ पे पूरा लिख दूं क्या, जनरेट फॉर ए VM इन अजूर। अब इसमें क्या होगा, पब्लिक की अटैच्ड विथ VM एंड प्राइवेट की गेट्स डाउनलोड, ठीक हो गया। बट इस केस में क्या होगा, ईच VM विल हैव
सेपरेट कीज, मेरिट्स डिमेरिट्स। ठीक है, दूसरा ऑप्शन क्या है? दूसरा ऑप्शन है जनरेट फॉर ए वीएम इन अज्योर, राइट। बट क्या कर सकते हो आप? पब्लिक की अज्योर एंड सेव पब्लिक की एज एसएसएच की रिसोर्स। इस केस में क्या होगा? पब्लिक की स्टोर्स एज ए एसएसएच की रिसोर्स इन अज्योर, राइट। प्राइवेट की डाउनलोड्स। तो उसमें हर एक वीएम के लिए अलग अलग पब्लिक की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक की नहीं पड़ेगी। परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। एक बार जनरेट कराया प्राइवेट की पब्लिक की, और पब्लिक की जो है उसे सेव कर दिया वहीं पे एज ए एसएसएच की। अब जितनी बार भी मुझे जरूरत पड़ेगी वीएम क्रिएट करने की, वीएम क्रिएट करूंगा, एसएसएच की ऑथेंटिकेशन सेलेक्ट करूंगा और उसके अंदर में अपना वही एसएसएच की ड्रॉप डाउन से सेलेक्ट कर लूंगा, राइट। तो एक ही की से आराम से मैं सारे वर्चुअल मशीन में लॉग इन कर सकता हूँ। फेयर अंडरस्टैंडिंग, वेरी गुड, राइट। दूसरा ऑप्शन क्या है फिर? जनरेट लोकल। जनरेट लोकल, लोकल मतलब नॉन अज्योर, अज्योर से बाहर कहीं पे भी जनरेट कराओ, अपने वर्चुअल मशीन में किसी में करा लो या अपने लोकल लैपटॉप में, जहां मन करे वहां पे आप करा सकते हो। ठीक, जनरेट लोकल, लोकली आप अपना वर्चुअल मशीन जो है की जो है वो जनरेट करा लो, एंड देन सेव पब्लिक की। पहले सेव वाला नहीं बताते, पहले अप्लाई वाला बताते हैं। अप्लाई पब्लिक की इन वीएम, जनरेट करा लिया। अब वही की को आप पब्लिक की को वीएम पे डायरेक्ट अप्लाई कर दो। ठीक है, एक तो ये हो सकता है। उस केस में आप 10 वीएम बनाओ तो 10 में वही की अप्लाई कर दो, लोकली जनरेट कराया, कोई टेंशन ही नहीं है, राइट। दूसरा ऑप्शन क्या है? जनरेट लोकल एंड अपलोड पब्लिक की एज एसएसएच की रिसोर्स, सेम वही वाला, एज एसएसएच की रिसोर्स, ठीक, इन अज्यूर। इस केस में क्या होगा? बस खाली ये कि आपको बार बार पब्लिक की को यहाँ पे कंटेंट उसका कॉपी पेस्ट नहीं करना पड़ेगा, ड्रॉप डाउन करके सेलेक्ट कर लो। पब्लिक की को अज्योर में स्टोर कर देना, मतलब मल्टीपल वीएम क्रिएट करना है तो वही पब्लिक की को आप ड्रॉप डाउन से सेलेक्ट कर लो। अब ये ऑप्शन मैं आपको दिखाता हूँ, ये चारों तरह की चीजें कैसे होती है, क्योंकि हम वीएम में, इसलिए मैं वीएम वाला आपको दिखाऊं। तो एसएसएच पब्लिक की बेस्ड यूजर आईडी तो आपको हर केस में चाहिए, तो यूजर दे दिया। अब देखो ये पहला ऑप्शन, जनरेट न्यू की पेयर, मतलब दोनों जनरेट करो। यही है वो ऑप्शन जिसमें यहाँ पे आप की पेयर का नाम दे देंगे अपना कोई भी, लेट्स से अज्योर। फिर दो ही फॉर्मेट इसमें सपोर्ट करता है, डीएसए नहीं करता, केवल आरएसए और ईडी 25519 एसएसएच फॉर्मेट सपोर्ट करता है। आपको यहाँ देना है कौन सा वाला, जैसे आप ये इसका फॉर्मेट का, ठीक है, तो जनरेट न्यू की पेयर ड्रॉप डाउन में यहाँ सेलेक्ट किया। जब आपका बाकी सब कुछ सेलेक्ट करो, जैसे ही वर्चुअल मशीन क्रिएशन बटन पे क्लिक करोगे, वर्चुअल मशीन क्रिएट होगी, आपकी ये फाइल डाउनलोड हो जाएगी अजोर के नाम से, डन, ठीक। और पब्लिक की यहाँ अप्लाई हो जाएगी। लेकिन इस केस में जनरेट न्यू की पेयर वाले ऑप्शन से हर बार वर्चुअल मशीन में, हर वर्चुअल मशीन के क्रिएशन के लिए एक सेपरेट की पेयर जनरेट होता है, विच यू विल नॉट लाइक टू मेंटेन। फिर दूसरे ऑप्शंस कौन कौन से हैं? पहले इस वाले को, दूसरे ऑप्शन फिर ये है कि एग्जिस्टिंग कीज यूज करो। अब एग्जिस्टिंग कीज में अगर कोई पब्लिक की आपने स्टोर कर रखी है अजोर के अंदर ही, तो वो की यहाँ से ड्रॉप डाउन से सेलेक्ट करके यूज कर लो, और अदरवाइज पब्लिक की का कंटेंट आप यहाँ पेस्ट कर दो। तो मैं अभी आपको पहले ये दिखा दूं, है ना। तो कंटेंट पेस्ट कैसे करूंगा? देखो, मैं वही की जो मैंने जनरेट कराई है उसी को, है ना। मैं चाहूँ आरएसए की लूँ, चाहे मैं कोई, मैंने आरएसए की जनरेट कराई है, इट्स फाइन। तो मैं यहाँ पे लिखा अजोर की डॉट, पूरा का पूरा कंटेंट सीधा ऐसे कॉपी पेस्ट करना है। ये किया मैंने कॉपी, और यहाँ पे ले जाके कर दिया पेस्ट, ठीक, कर दिया। मेरा यूजर आईडी विजय, और ये पब्लिक की एसएसएच पब्लिक की यूज एग्जिस्टिंग पब्लिक की ऑप्शन के थ्रू मैं यहाँ पे ऐड कर दिया।
ठीक है, जनरेट कराया होता तो जनरेट हो जाता पहले ऑप्शन से। और दूसरा ऑप्शन क्या है एसएसएच की सेलेक्ट करने का, वो आपको अभी दिखाऊंगा। ठीक है, देन पोर्ट्स वगैरह ठीक है, इसको एज इट इज रखिए। अब चले नेक्स्ट डिस्क पे। अब थोड़ा सा डिस्क उस दिन मैंने नहीं बताया था ये ऑप्शन, लेकिन आज थोड़ा सा समझ लीजिए। डिस्क मैंने इतना तो बताया था कि डिस्क दो तरह की होती है, एक होती है ओएस डिस्क, एक होती है डाटा डिस्क। ओएस डिस्क वो डिस्क होती है जिसके अंदर वो जो ऑपरेटिंग सिस्टम का इमेज मैंने सेलेक्ट किया था उबुंटू, उससे एक इंस्टॉलेशन होगा। ओएस डिस्क वो है जिसमें ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होता है। ओएस डिस्क इज फॉर ऑपरेटिंग सिस्टम। डेटा डिस्क वो होती है जो कि ओएस डिस्क के अलावा एक्स्ट्रा डिस्क हम अटैच करना चाहते हैं वो होती है। अब वो एक्स्ट्रा डिस्क कितनी भी हो सकती है, राइट, लेकिन एक्स्ट्रा डिस्क हम कितनी अटैच कर सकते हैं उसकी लिमिट होनी चाहिए। और वो लिमिट होती है हमेशा वर्चुअल मशीन के साइज के ऊपर, वर्चुअल मशीन के साइज के ऊपर। ठीक है, तो ओएस डिस्क will have OS image selected during VM creation deployed. Data disk, extra disk we can attach apart from OS disk for storage. अब वो एप्लीकेशन का स्टोरेज, डेटा का स्टोरेज जिसके लिए भी यूज करना है कर लो। फायदा क्या होता है, कल को ये वर्चुअल मशीन में कोई प्रॉब्लम हुई, इस डेटा डिस्क को डिटैच करके किसी और को भी अटैच कर सकते हो। इट इज लाइक काइंड ऑफ यूएसबी पेन ड्राइव हो गई है ना, बट काफी हाई परफॉर्मेंस डिस्क होती है, दैट्स हाउ। ठीक है, डेटा डिस्क फाइन। एक वेरी इंपॉर्टेंट चीज जो है, जो आपको यहाँ नोट करनी चाहिए, वो क्या है, डेटा डिस्क नंबर फॉर अटैचमेंट इज डिपेंडेंट ऑन वीएम साइज। मैं आपको भी दिखाऊंगा ये चीज। अगर आपने 1 GB एक सीपीयू रैम का लिया है, आप उसमें सिर्फ 2 डेटा डिस्क अटैच कर सकते हो। और बड़ा साइज लोगे तो उसमें 4 डेटा डिस्क अटैच कर सकते हो। और लोगे तो शायद 8 डेटा डिस्क अटैच कर सकते हो। बट इट टोटली डिपेंड्स ऑन द ऑफ साइज ऑफ सीपीयू मेमोरी, साइज ऑफ वर्चुअल मशीन। उस पर डिपेंड करता है कि कितना डिस्क जो है डाटा डिस्क आप अटैच कर सकते हो। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो पहले ओएस डिस्क आता है, आपको ओएस डिस्क का साइज सेलेक्ट करना पड़ता है। तो आप साइज सेलेक्ट करते हैं। बाय डिफॉल्ट लाइनक्स में डिफॉल्ट साइज 30 GB लेता है अगर आप यहाँ चेंज नहीं करते हो तो। और विंडोज में 120 GB लेता है अगर आप यहाँ पे चेंज नहीं करते हो तो। ये 30 GB है। इफ यू वांट यू कैन गो 2 TB, बाद में भी चाहो तो इसे साइज रिसाइज करके चेंज कर सकते हो। तो यहाँ पे जो भी आपको ओएस डिस्क का साइज चाहिए दैट यू कैन सेलेक्ट, बट मेरे लिए 30 GB इज क्वाइट सफिशियंट, मैं कौन सा एप्लीकेशन चला रहा हूँ। देन ओएस डिस्क का साइज, टाइप, साइज के बाद तो डिस्क जो होती है अजोर में 3 तरह की होती है। ठीक है, 3 तरह की डिस्क नॉर्मली होती है अजोर डिस्क टाइप। डिस्क टाइप नॉर्मली 3 तरह की होती है, एक होती है एचडीडी, एक होती है एसएसडी स्टैंडर्ड, और एक होती है एसएसडी प्रीमियम। एक कहने की बात नहीं है कि एचडीडी का मतलब वो हार्ड डिस्क स्पिंडल वाली, और एसएसडी का मतलब फ्लैश ड्राइव्स। एचडीडी स्लो होगा फॉर श्योर, एसएसडी फास्ट होगा। एसएसडी में भी 2 क्लास आते हैं, स्टैंडर्ड एंड प्रीमियम। प्रीमियम सुपर फास्ट होगा, स्टैंडर्ड थोड़ा कम फास्ट होगा। एंड ये भी कहने की जरूरत नहीं है कि कॉस्टिंग भी सबकी उसी हिसाब से होगी। एचडीडी सबसे चीप होगी, चीपेस्ट वन। स्टैंडर्ड उससे ज़्यादा कॉस्टली होगी, प्रीमियम सबसे कॉस्टली होगी। और ये भी कहने की जरूरत नहीं है कि आपको जहाँ पे भी ज़्यादा परफॉर्मेंस चाहिए वहाँ पे आप पैसों की केयर नहीं करते हो, इसलिए वहाँ पे आप प्रीमियम अटैच करोगे। कहाँ पे, प्रोडक्शन के केस में। प्रोडक्शन के केस में आपको प्रीमियम ही यूज करना चाहिए। नॉर्मल केस में आप चाहो तो यूएटी एनवायरनमेंट या डेवलपमेंट वगैरह के लिए वीएम बना रहे हो तो उसमें आप स्टैंडर्ड ले सकते हो। बट एचडीडी मत यूज कीजिए, इंटरप्राइज में यूज भी नहीं करते हम, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्लो हो जाता है। राइट, एसएसडी स्टैंडर्ड एंड प्रीमियम, दीज आर द ऑप्शंस टाइप। वही चीज़ आपको यहाँ ड्रॉप डाउन में मिल जाएगा विच यू कैन सेलेक्ट।
प्रीमियम SSD, स्टैंडर्ड SSD एंड देन स्टैंडर्ड HDD। यहाँ पे भी वही है, बस SSD का ही ऑप्शन है। देखो इसमें क्या है कि लोकली रिडंडेंट स्टोरेज, जो स्टोरेज है वो सेम डेटा सेंटर से है, और यहाँ पे क्या है, डाटा इज रेप्लिकेटेड इन 3 जोन। इवन आपका वर्चुअल मशीन जो है वो एक ही जोन में है, लेकिन अगर डिस्क आप चाहो तो रिडंडेंट वाली अटैच कर सकते हो। डिफरेंस क्या आएगा, अगर आपका डिस्क एक जोन में है और वो जोन डाउन हुआ तो वर्चुअल मशीन भी डाउन हुआ, डिस्क भी डाउन हो गया, तो हाथ में हाथ रख के बैठ जाएंगे। लेकिन अगर आपका वर्चुअल मशीन डाउन हुआ और डिस्क आपका जो है वो तीनों जोन में रेप्लिकेटेड है, यहाँ पे जो दिख रहा है, तो आपका डिस्क स्टिल अवेलेबल रहेगा। आप चाहें तो उस डिस्क को, खासतौर से इसे हम डाटा डिस्क के केस में लेते हैं जोन रिडंडेंट, आप चाहो तो उस डिस्क को वहां से डिटैच करके किसी दूसरे जगह पे VM क्रिएट करके वहां पे अटैच कर सकते हो। देर आर अदर फैक्टर्स ऑल्सो विच वी हैव टू कंसीडर, बट इसका ये मतलब हुआ। तो हमारे केस में हम नॉर्मली स्टैंडर्ड SSD ले सकते हैं। ठीक है, इसके बारे में और पढ़ाऊंगा तो आपको बताऊंगा कि व्हाट इज दिस की मैनेजमेंट, राइट, प्लेटफॉर्म की मैनेजमेंट एंड कस्टमर की मैनेजमेंट। यहाँ पे देखो ये टिक मार्क है, डिलीट विथ VM डिस्क। अगर OS डिस्क बन रही है, अगर आपने वर्चुअल मशीन डिलीट किया तो क्या आप चाहते हो कि डिस्क भी साथ साथ डिलीट हो जाए? अगर चाहते हो तो टिक कर दो, बाय डिफॉल्ट ये टिक रहता है। इफ यू वांट टू मेक इट मोर सिक्योर यू कैन रिमूव दिस। फिर सर आता है डाटा। हाँ जी, सर इसमें जो स्टैंडर्ड SSD आपने लिया लोकली रिडंडेंट, दैट मींस रिडंडेंसी इज एप्लीकेबल हियर, आई मीन और डिस्क ओके। locally redundant means redundancy available for disk. It means that disk is locally redundant within the data center. It means that redundant disk कैसे होता है, RAD के थ्रू, है ना, एनक्लोजर लेवल पे, RAD लेवल पे, डिस्क लेवल पे, रैक लेवल पे होता है ना, SAN के हाँ, कंसेप्ट। दैट काइंड ऑफ रिडंडेंसी यू विल गेट। ओके, हाँ। वो तो आप वैसे भी लेते हो, नॉर्मल सर्वर भी अगर आप लगाएंगे तो उसमें भी रैड रैड होता ही है ना, रैड का कंसेप्ट। ओके, देन आता है डाटा डिस्क। डेटा डिस्क जो है उसमें अगर आपके पास ऑलरेडी कोई डिस्क है, डेटा डिस्क यहाँ से अटैच कर सकते हो। अगर नहीं है यू कैन क्रिएट इट। क्रिएशन बटन पे क्लिक करोगे सेम वही स्क्रीन पे आपको लेके जाएगा, राइट, डिस्क क्रिएशन वाली स्क्रीन पे, जहाँ पे आप नाम दे सकते हो, राइट। एम्प्टी डिस्क सोर्स रहेगा तो मतलब खाली रॉ वॉल्यूम बनेगी। साइज यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो एंड देन ओके कर सकते हो, राइट। तो उस केस में आपकी ये जो डिस्क है वो यहाँ पे डाटा डिस्क अटैच हो जाएगी। हम लोग भी एक छोटी सी वॉल्यूम ले लेते हैं, या ओके कर दिया। इसमें भी ऑप्शन है डिलीट विथ करके, तो आप चाहें तो कर सकते हैं। ओके, दिस इज फाइन। अब हम इसे रिव्यू करके क्रिएट कर देते हैं, रिव्यू कर लेते हैं एक बार फिर से कि क्या क्या हमने ऑप्शन इसमें दे रखे हैं, एंड देन वी कैन क्रिएट इट। हियर आर द ऑप्शंस, here are the all options: SSH public key, this RSA, SSH, all good. Let's create 1 CPU 1 GB। वर्चुअल मशीन क्रिएशन पे गया, ये स्क्रीन हमने फॉलो की है लास्ट वाले सेशन में भी, वर्चुअल मशीन क्रिएट की, तो कोई दिक्कत नहीं है, हमें पता है वर्चुअल मशीन क्रिएशन हाउ डू वी डू दैट। सेकंड टाइम वी आर क्रिएटिंग, अभी हम बहुत बार वर्चुअल मशीन क्रिएशन करेंगे। ओके, लेट दिस गो टू द डिप्लॉयमेंट स्क्रीन ताकि मैं आगे बढ़ूँ। हाँ, अब ये वर्चुअल मशीन क्रिएशन चालू है, चल इसको चालू रहने दो। हम लोग चलते जरा एक और वर्चुअल मशीन क्रिएशन पे। क्यों क्रिएट नहीं करूंगा, बट आपको वो ऑप्शन दिखाना जरूरी है कि डाटा डिस्क का साइज कैसे डिपेंडेंट है। एंड नॉट ओनली द डाटा डिस्क बट देर इज अ टेम्परेरी डिस्क ऑल्सो। वर्चुअल मशीन के साथ एक टेम्परेरी डिस्क भी अटैच होती है जो वर्चुअल मशीन डिस्क कैचिंग के लिए यूज करता है, परफॉर्मेंस के लिए। कुछ कुछ साइज के केस में, सब में नहीं लगती, कुछ कुछ CPU साइज के केस में यूज करता है। तो आई विल टेक यू टू द वर्चुअल मशीन का बटन पे एंड लेट्स रीविजिट दिस अगेन। सो इफ यू सी हियर, जो आपके डिस्क हैं, अगर आप देखो इसके साथ, तो इसमें देर इज अ डाटा डिस्क का कॉलम जहां पे दिया है। अगर ये वाला साइज सेलेक्ट किया, इसमें 2 डाटा डिस्क अटैच कर सकते हो केवल। इस वाले में 4 कर सकते हो, इस वाले में 8 कर सकते हो, इस वाले में 16 कर सकते हो, यानी कि
डिस्क आपका जो वर्चुअल मशीन का साइज है उसके हिसाब से नंबर ऑफ डेटा डिस्क कितना अटैच कर सकते हो वो डिफाइन होता है। हर जगह पे मिलेगा आपको, इफ यू सी हियर आल्सो सेम थिंग, डी सीरीज जी सीरीज कहीं पे भी आप जाओ सब जगह आपको मिलेगा कि कितना डाटा डिस्क का ये काउंट है, डाटा डिस्क का काउंट कितना डाटा डिस्क अटैच कर सकते हो। सो इफ यू आर वर्किंग प्लानिंग रिडंडेंसी डाटा का रेप्लिकेशन एलवीएम एनीथिंग, प्लान अकॉर्डिंगली। ठीक है, हर एक डिस्क के साइज का जो वर्चुअल मशीन जो होती है उसमें राइट एक लोकल स्टोरेज करके ऑप्शन होता है। इफ यू सी हियर लोकल स्टोरेज इन जीबी, लोकल स्टोरेज बेसिकली एक टेम्परेरी स्पेस होता है जो अजूर यूज करता है लेकिन हर एक केस में नहीं करता। जैसे आप देखो बी सीरीज में तो यहाँ पे लोकल स्टोरेज है, किसी और में आप जाके देखेंगे राइट तो आपको लोकल स्टोरेज एनए भी मिलेगा। तो लोकल स्टोरेज किसी किसी में नहीं भी चाहिए होता और कहीं कहीं पे लोकल स्टोरेज का ऑप्शन होता है। लोकल स्टोरेज जो होता है ये हमेशा डिस्क कैचिंग वगैरह के लिए यूज होता है, डिस्क के परफॉर्मेंस को बूस्ट करने के लिए यूज होता है। इसीलिए अगर आप देखेंगे तो जो हाई परफॉर्मेंस जैसे हाई परफॉर्मेंस वाले जो हैं राइट, जैसे डी सीरीज में अगर मैं देख लूँ तो यहाँ पे जो डिस्क है वो एनवीएमई डिस्क टेम्परेरी डिस्क में अटैच होती है। नाउ एनवीएमई पीसीआई पे चलता है, वो और भी ज्यादा फास्ट होता है साटा एसएसडी से राइट। लोकल डिस्क होती है, हम इन लोकल स्टोरेज में टेम्परेरी डिस्क में कभी भी कोई डेटा नहीं रखते क्योंकि वो वाइप आउट हो जाता है सिस्टम रिस्टार्ट होने पे। सो बट जस्ट फॉर एफवाईआई कल को अगर आप वीएम क्रिएट करो आप देखो अरे मैंने तो केवल ओएस डिस्क दिया था, एक ही डेटा डिस्क दी थी, यहाँ पे तो तीन तीन डिस्क दिख रही है, क्यों दिख रही है राइट, बिकॉज ऑफ दिस। और ये ऑटोमेटिकली आ जाती है इस साइज की एक डिस्क। दैट्स इट। आई थिंक डाटा डिस्क कितने हो सकते हैं वो मैं बताना चाह रहा था, लोकल स्टोरेज कैसे हो सकते हैं वो बताना चाह रहा था। लेट्स गो टू द वर्चुअल मशीन जो हम लोगों ने क्रिएट किया। तो वर्चुअल मशीन पे करेंगे तो जो आपका बना हुआ वर्चुअल मशीन है उसका स्टेटस वो यहाँ दिख जाएगा राइट। एंड यहाँ पे अगर मैं जाऊँ तो पब्लिक की को कॉपी करूंगा एंड अब मैं आपको ऑथेंटिक एसएसएच की वाला ऑथेंटिकेशन दिखाना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ गया, मेरे पास जो सेम कमांड सब जगह काम करेगा विंडोज में भी। ये जो की है पब्लिक की तो मैंने लगा दी, वहाँ प्राइवेट की मेरे पास है, इसी को इस्तेमाल करके लॉगिन करना है। याद कीजिए जब मैंने पिछली बार वीएम क्रिएट करके उसको एसएसएच की कमांड से लॉगिन किया था तो भी मैंने एसएसएच कमांड ही यूज किया था ये राइट, लेकिन मैंने ऐसे डायरेक्ट यूज किया था और फिर उसने प्रॉम्प्ट मांगा था मुझसे पासवर्ड का तो मैंने पासवर्ड दिया था। इस केस में जबकि उस पर मैंने पब्लिक की लगाई है, अगर मैं सेम कमांड दूं तो ये क्या करेगा, ये सीधा परमिशन डिनाई दे देता है, ये मुझे प्रॉम्प्ट भी नहीं करता कि मैं पासवर्ड दूं। क्यों? क्योंकि मैंने पासवर्ड अप्लाई ही नहीं किया है, ये यूजर के लिए मैंने पासवर्ड दिया ही नहीं राइट। इसलिए देखो पासवर्ड होता ना तो ये प्रॉम्प्ट करता कि भैया पासवर्ड दो, लेकिन पासवर्ड तो दिया ही नहीं, मैंने की दिया और की मैं दे नहीं रहा हूँ इसको, तो ये मुझे बोल रहा है मैं तो परमिशन नहीं दूंगा लॉगिन करने का। तो की मैं दूं कैसे इस कमांड में, ऑप्शन है एसएसएच के बाद आपको हाइफन आई, आई मतलब इनपुट की, हाइफन आई करके वो फाइल का नाम देना होता है। फाइल का नाम क्या है? अजूर की, तो मैं ये अजूर की देखूंगा। देखो प्राइवेट की का जो नाम है फाइल का एग्जैक्ट वही दे रहा हूं और फिर अगर मैंने इंटर किया हाइफन आई करके तो इट विल टेक मी टू द वर्चुअल मशीन का शेल। सी देयर, पासवर्ड दिया नहीं ना, की दिया, फट से लॉगिन, कोई पासवर्ड नहीं राइट। तो दिस इज एसएसएच की बेस्ड ऑथेंटिकेशन जो पिछली बार कुछ लोगों ने पूछा था। ओके, दैट इज द की बेस्ड ऑथेंटिकेशन। वी आर गुड। अब बात करते हैं विंडोज के वर्चुअल मशीन की कि अगर मैं विंडोज का वर्चुअल मशीन बनाऊं तो उसे कैसे लॉगिन करूंगा। देखो विंडोज का वर्चुअल मशीन बनाना और उसको लॉगिन करना सबको पता है, बताने की जरूरत नहीं है कि विंडोज में आप सब ने ही काम किया होगा। तो रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन करके एक चीज होती है जिसमें कि आप ऐसे आपको मिलता है, यहाँ पे आप कंप्यूटर का नाम या आईपी एड्रेस डालते हो, कनेक्ट बटन पर क्लिक करते हो राइट, एंड देन यूजर आईडी पासवर्ड मांगता है एंड देन आप यूजर आईडी पासवर्ड पे क्लिक मार के देते हो तो वो आपका कनेक्ट हो जाता है यूजर आईडी पासवर्ड देने के बाद। अगर आप, ये तो विंडोज से होता है, अगर आप लाइनक्स में हो तो आप लाइनक्स यूजर हो
विंडोज़ नहीं यूज़ करते, बहुत सारे लोग ऐसे हैं, तो उस केस में आपको एक सॉफ्टवेयर आता है लाइनक्स में, रेमिना डेस्कटॉप। रेमिना डेस्कटॉप ऐसा करके होता है एक सॉफ्टवेयर, रिमोट डेस्कटॉप क्लाइंट बोलते हैं, ये उसका रेमिना का आइकॉन है। ऐसा एक होता है जिसमें आप यहाँ प्लस बटन पे क्लिक करके कई सारे RDP सर्वर्स सेलेक्ट कर सकते हैं, और फिर डबल क्लिक करेंगे तो ऐसे करके सेपरेट विंडो में RDP हो जाता है। अगर आप मैक यूज़र हैं, राइट, तो आपका विंडोज़ ऐप फॉर मैक करके एक आता है। विंडोज़ ऐप का काम क्या होता है, वो कुछ ऐसा होता है, मैं अभी दिखा दूंगा आपको। ये कुछ ऐसा होता है, ये देखो, ये विंडोज़ ऐप, इस पर क्लिक करेंगे तो कुछ ऐसा दिखेगा। अगर आपको एक नया यहाँ पे अगर आप एक नया किसी पे आप लॉगिन करना चाहते हो, तो यहाँ प्लस बटन है, इस पर क्लिक करके ऐड पीसी बटन पे क्लिक करेंगे, आपको विंडोज़ के जैसा ही आएगा। यहाँ पे नाम दे देंगे या IP एड्रेस, और उसके बाद क्रेडेंशियल्स, आस्क व्हेन रिक्वायर्ड ऐड कर दीजिए। यहाँ पे ऐसा कुछ आ जाएगा इस तरह का, और डबल क्लिक ऐसे करेंगे और ये ऐसा आएगा, और आपका विंडोज़ का कोई मशीन होगा, जैसे ये मैं जो जिसको एक्सेस कर रहा हूँ वो मेरा लोकली मेरे पास एक लैब की मशीन है, वो एक्सेस हो जाएगी। तो दैट इज़ हाउ आपका मशीन एक्सेस हो जाएगा, राइट। बट विंडोज़ की मशीन पहले बना ली जाए। तो विंडोज़ की मशीन हम अजोर में कैसे बनाएंगे, लेट्स गो टू क्रिएट वर्चुअल मशीन बटन। सारे ऑप्शन सेम होंगे, बस खाली OS में लाइनक्स की जगह विंडोज़, और ऑथेंटिकेशन में पासवर्ड वाला, क्योंकि विंडोज़ के लिए SSH का ऑप्शन आएगा ही नहीं, मैं आपको भी दिखाऊंगा, आएगा ही नहीं। तो डेव सेलेक्ट किया, माई विनबॉक्स नाम देके, राइट, नो रिडंडेंसी, OS में मैं विंडोज़ 10 ले लेता हूँ, एंड देन अब विंडोज 10 लिया तो यार विंडोज 10 फिर साइज, एक CPU 1 GB रैम विंडोज 10 में तो नहीं ही चलेगा, तो थोड़ा इसका साइज बढ़ा लेते हैं। दो CPU 8 GB रैम कर लिया। जैसे ही मैंने विंडोज सेलेक्ट किया, आपने देखा इधर SSH वाला की वाला ऑप्शन ही गायब है, सीधा यहाँ केवल यूजर ID और पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड आ रहा है। तो वही डिफाइन करते हैं, राइट, डिफाइन किया RDP, फाइन, कंफर्म, फाइन, नेक्स्ट। अगेन डिस्क पे है, मैंने आपको बोला था कि वो उसमें 30 GB, इसमें 127 120 GB अगेन, बट यू कैन चेंज योर साइज, डिस्क साइज, प्रीमियम SSD डिस्क, सब कुछ सेम है। इसको भी रिव्यू करके क्रिएट कर लिया जाए, आसान है। क्रिएटेड, विल वेट। ओके, क्रिएट होने वाला है, तो हम लोग यहाँ वर्चुअल मशीन पे चलें। अब हमें दो वर्चुअल मशीन्स दिख रही हैं, एक का स्टेटस क्रिएटिंग है, अभी कंप्लीट हो जाएगा, और ये ऑलरेडी क्रिएटेड है। ओके, तो यहाँ पे पब्लिक की, इसको देखें अगर, तो पब्लिक IP एड्रेस विंडोज़ वाले का, इसको आप कॉपी कीजिए, क्रिएटिंग स्टेटस में है, तब तक मैं अपने न्यू वर्चुअल मशीन को, न्यू PC को, यहाँ पे उसका IP दे दिया, राइट, एंड फ्रेंडली नेम Azure RDP or something, and simple
ऐड बटन, हियर इज अजूर आरडीपी। अब जैसे इसका क्रिएशन कंप्लीट हो जाएगा, ये चल रहा है, वैसे ही मैं इसको डबल क्लिक करूंगा एंड देन ओपन हो जाए। डबल क्लिक, क्रिएट हो रहा है अभी, सो इट विल टेक सम टाइम, क्रिएट हो जाने देते हैं, उसके बाद इसको एक्सेस करते हैं। सो दिस इज अ वे हाउ वी कैन क्रिएट विंडोज मशीन, लाइनक्स मशीन एंड लाइनक्स मशीन एसएसएच बेस्ड ऑथेंटिकेशन को भी कैसे कर सकते हैं। अब मैं आपको एक दूसरा वाला बताता हूँ कि जो मैंने बोला कि पब्लिक की और प्राइवेट की हम चाहें तो अजूर में जनरेट करा के वहीं पे स्टोर भी कर सकते हैं, बाद में यूज़ कर लेंगे अलग अलग वीएम के साथ। और चाहे तो अपने पास जो जनरेटर है उसी को अजूर में स्टोर कर दें ताकि बाद में यूज कर सकें अलग अलग वीएम के साथ, दोनों ही केस में। आई टेल यू कि कैसे स्टोर करें, उस सर्विस का नाम क्या है। एसएसएच की ही उस सर्विस का नाम है। सर्च करके हम लोग उस सर्विस को क्रिएट कर सकते हैं। दो ऑप्शन उसमें रहेंगे, या तो आप अपनी की अपलोड कर दो या तो वहीं पे जनरेट करा के वहीं पे अपलोड मार लो। उसके बाद जब आप वर्चुअल मशीन क्रिएट करने लगेंगे तो कहाँ पे देते हैं उसे ड्रॉप डाउन में, वो मैंने आपको ऑलरेडी दिखाया है। इट शुड बी ओके। डन, क्रिएशन कंप्लीट, डबल क्लिक, आ गया। यूजर आईडी जो हम लोगों ने दिया था वो देंगे, पासवर्ड जो हम लोगों ने दिया था वो देंगे, एंड हियर कनेक्ट बटन, कंटिन्यू सेम वैसे ही जैसे मेरे मशीन को कनेक्ट करने के लिए आया था। इसमें कुछ गड़बड़ होगा, मे बी अभी स्टार्ट ही हो रहा होगा तो राइट। फाइन, ये नई विंडोज 10 की मशीन है। मैं विंडोज 11 भी लॉन्च कर सकता था, विंडोज सर्वर भी लॉन्च कर सकता था। एक वर्चुअल मशीन है जो जस्ट अभी लॉन्च हो रही है, मतलब क्रिएट हो गई है। मैंने उसमें आरडीपी लॉगिन किया है, दैट्स हाउ आई कैन एक्सेस दिस वर्चुअल मशीन, तो हो रही है। वी विल कीप दिस ओपन, लॉगिन ये होता रहेगा मिनिमाइज करके। यहाँ पे जो हम एसएसएच की बात कर रहे थे वो यहाँ पे है, एसएसएच एंड एसएसएच की सर्विस आती है, इसको आप क्लिक करें। अगर आपके पास एसएसएच कीज ऑलरेडी क्रिएटेड है, स्टोर्ड है कुछ, तो वो यहाँ दिख जाएंगी। नहीं क्रिएटेड है, नहीं स्टोर है, तो क्रिएट कर लीजिए। क्रिएट करेंगे तो इसमें आपको एक तो रिसोर्स ग्रुप तो सेलेक्ट करना ही है, हर एक रिसोर्स ग्रुप के अंदर बनता है। लेकिन फिर आपको यहाँ पे आएगा की पेयर का नाम, एक नाम दे दीजिए, कोई भी एक नाम दे दीजिए, माई मैक की। अब वही जो दो ऑप्शन आएंगे, या तो आप यहीं पे जनरेट करा के यहीं पे स्टोर कर लो, या तो आप अपने एग्जिस्टिंग वाली अपलोड कर दो। ठीक, जनरेट कराने वाली कैसी होती है ये दिखा देता हूँ आपको, क्योंकि एग्जिट अपलोड करना है तो वो तो कॉपी करके पेस्ट हम यहाँ कर ही सकते हैं। बट जनरेट करानी वाली है तो यहाँ पे जनरेट किया, एसएसएच की करानी है जनरेट की, ये वाली जनरेट कराया, रिव्यू कर दिया, राइट। एंड रिव्यू करने के लिए ऑप्शन आ गया, इस फॉर्मेट में एक एसएसएच की पेयर इस नाम से जनरेट होगा, ये क्रिएट बटन पे क्लिक मार। ये डाउनलोड करने के लिए बोल रहा है, डाउनलोड द प्राइवेट की। अब मैंने यहाँ पे डाउनलोड प्राइवेट की किया तो ये डाउनलोड कर देगा मेरे डाउनलोड फोल्डर के अंदर, या जहाँ पे भी मैं चाहता हूँ। जैसे यहाँ पे मैंने एक अज्योर का फोल्डर बनाया था तो मैं इसी के अंदर ये सेव कर दिया, सेव्ड, राइट। की प्राइवेट की मेरी सेव हो गई, पब्लिक की यहाँ पे स्टोर हो गई। कैसे, आइए दिखा, ये देख। अब जब नेक्स्ट टाइम मैं वर्चुअल मशीन क्रिएशन के लिए जाऊंगा हियर, एंड मुझे वर्चुअल मशीन नया क्रिएट करना हो, एंड आई हैव टू क्रिएट एनी मशीन एंड नॉट द विंडोज वन बट द लाइनक्स, तो मैं यहाँ पे एग्जिस्टिंग की स्टोर्ड इन अज्योर का ऑप्शन सेलेक्ट कर सकता हूँ। सेलेक्ट करूंगा तो मेरे पास जो की स्टोर है वो ड्रॉप डाउन में आ जाएगी, आई कैन सिंपली सेलेक्ट इट, तो मेरे को अपलोड करने की जरूरत ही नहीं पड़ रही है।
ये वाली पब्लिक की जो मैंने स्टोर करी है वो इसमें अप्लाई हो जाएगी। फिर वो जो प्राइवेट की डाउनलोड करी है उसका इस्तेमाल करके हाइफन ये ऑप्शन से आई कैन लॉग इन इनटू दिस क्रिएटेड वर्चुअल मशीन इफ इट विल बी क्रिएटेड, राइट। तो ये था कि किसी भी वर्चुअल मशीन के लिए आप SSH कीज के साथ कैसे डील करते हो, वर्चुअल मशीन क्रिएशन के बाद उसे एक्सेस कैसे करते हो। तो क्रिएशन एंड एक्सेस वी हैव अंडरस्टूड, ऑल टाइम काइंड ऑफ लाइनक्स एंड विंडोज ही होते हैं। नाउ ये जो मैंने एक्सेस किया था विंडोज वाला, देखो ये नई है इसलिए ये भी एक्सेस हो चुकी है। एंड वी ऑल कैन सी विंडोज 10 की वर्चुअल मशीन है, ये क्रिएट हो चुकी है। सी दिस इज क्रिएटेड एंड आप जैसे यूज करना है इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, गुड। अब कुछ क्वेश्चंस, यहाँ तक तो ठीक है। डेटा डिस्क भी हमें समझ में आ गया कैसे अटैच होता है, राइट। अब वर्चुअल मशीन को अगर हमें साइज चेंज करना है तो ये वर्चुअल मशीन है, वर्चुअल मशीन की कुछ सेटिंग्स देख ली जाए। वर्चुअल मशीन हम लोगों ने केवल बनाया था, उसकी सेटिंग्स देखी नहीं थी, तो वर्चुअल मशीन आज बना लिया है। अब देखिए तो कुछ तरह की सेटिंग्स होती हैं जो हर एक वर्चुअल मशीन में होती हैं। ये वर्चुअल मशीन है, यहाँ आपको उसकी साइज मिलेंगी, IP एड्रेसेस वगैरह मिलेंगे, ओवरव्यू है। एक्टिविटी लॉग क्या होता है, IAM क्या होता है मैंने बताया हुआ है, IAM डिटेल में पढ़ेंगे जब हम लोग इंट्रा ID में जाएंगे। ये है डिस्क सेटिंग, जिसमें हमें ये पता चलता है कि इस वर्चुअल मशीन में कितनी डिस्क है। तो एक तो OS डिस्क है और एक क्या है, डाटा डिस्क। अगर आपको डाटा डिस्क को डिटैच करना है यहाँ से, जैसे ये विंडोज है, ये लाइनक्स है, लाइनक्स में मैंने 4 GB लगाई थी, तो मैं इसे ये इस बटन से क्लिक कर दूंगा और अप्लाई कर दूंगा, तो ये जो डाटा डिस्क थी वो यहाँ से डिटैच हो गई है, खाली हो गई है। अब आप देखिएगा तो मैं इसी डिस्क को हटा के विंडोज में लगा दूंगा, ठीक। हालांकि ऐसा हम करते नहीं है, क्रॉस नहीं करते क्योंकि दोनों के फाइल सिस्टम अलग होते हैं, फिर वो रीड नहीं हो पाता। लेकिन अगर विंडोज की जगह दूसरा VM हो, लाइनक्स होता तो उसमें अटैच कर देता है इन शॉर्ट, है ना। बट प्रोसेस तो सेम है, तो आई कैन शो यू। और अभी तो ये रॉ डिवाइस है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो मैं आपने देखा कि ये लाइनक्स वाली मशीन से माई VM से मैंने डिटैच कर दी है उस डिस्क को, फाइन। तो फिर विंडोज वाली में चलते हैं ये, और विंडोज वाली में जाके इसके सेटिंग्स में डिस्क में चल जाएंगे, और यहाँ पे अटैच एग्जिस्टिंग डिस्क बटन पे क्लिक करके हम वो जो डिस्क 4 GB वाली थी उसे सेलेक्ट करके अप्लाई मार, तो वहां से हटा के यहाँ लगा दी। फिर यहाँ से हटा के कहीं और लगाना है तो वहां लगा दी। यानी कि जो डाटा डिस्क है उसको हम डिटैच अटैच कर सकते हैं। बाद में भी अगर मर्जी हुई कि यार एक डिस्क इसमें और अटैच कर दें, तो हम क्रिएट एंड अटैच अ न्यू डिस्क ऑप्शन सेलेक्ट करके वी कैन create and attach another disk also with this virtual machine, quite possible। ठीक है, ये तो हो गया डिस्क का। फिर और भी कई सारे ऑप्शंस हैं, राइट। सो एक्सटेंशंस एंड एप्लीकेशंस, ये बेसिकली मॉनिटरिंग का एक चैप्टर आएगा तो वहां पे आपको इसके बारे में और पता चलेगा। बट अभी इसको ऐसे समझ लीजिए कि अज्योर के अंदर कुछ एप्लीकेशंस ऐसे होते हैं जिनको एक्सटेंशन और एप्लीकेशन में डिफरेंस क्या है उसको समझ लो पहले। एक्सटेंशन वो होता है जिसमें बिना वर्चुअल मशीन के अंदर गए अज्योर को अगर कोई अपना एप्लीकेशन इंस्टॉल करना होता है VM के अंदर, तो वो एक्सटेंशन के थ्रू हम कर सकते हैं। अब किस टाइप के एप्लीकेशन ऐसे होते होंगे सोचिए जरा। मान लो मॉनिटरिंग का एजेंट डिप्लॉय करना है ना, उस तरह के। लेकिन अगर आपको इसमें अज्योर को करने के बजाय अगर आपको खुद कुछ करना है और आप फाइंड आउट करना चाहते हैं हाउ मेनी काइंड ऑफ एक्सटेंशंस वी हैव, राइट। ऐसा नहीं है कि कुछ भी कर सकते हैं, हाउ मेनी वी हैव, तो यहाँ ऐड बटन पे क्लिक करेंगे, राइट। तो आपको ये मैंने क्या बोला था, मॉनिटरिंग लॉगिंग वगैरह है ना, ASP.NET का इनसाइट एजेंट, अजूर AD बेस्ड विंडोज का लॉगिन इसके अंदर इनेबल कर देना है। तो एक्सटेंशन के थ्रू कर, मतलब वर्चुअल मशीन के अंदर ना जाके यहीं से आप कर सकते हैं। एजेंट फॉर विंडोज सर्वर मॉनिटरिंग, APM इनसाइट, राइट। AMD का GPU ड्राइवर का एक्सटेंशन इंस्टॉल करना है, एजेंट फॉर मॉनिटरिंग इंस्टॉल करना है, राइट हियर। की वॉल्ट का टाइटनिंग, कुछ ही है, बहुत ऐसा बहुत ढेर सारे नहीं है। न्यू रिलीज का करना है, ओपन SSH विंडोज के अंदर इंस्टॉल कर देना है ताकि SSH काम करने लग जाए, है ना। ये बहुत सारे NVIDIA GPU का ड्राइवर एक्सटेंशन अगर यूज कर रहे हैं तो डायनाट्रेस का, डेटाडॉग का मॉनिटरिंग है, कंट्रोल M का एजेंट डिप्लॉय करना है, सेफ का, राइट, अजूर ऑटोमेशन का हाइब्रिड। जितने भी यहाँ पे आपको दिखेंगे अगर आप इन्हें इंस्टॉल करेंगे तो ये एप्लीकेशन का एक्सटेंशन VM के अंदर ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाएगा विदाउट इवन गेटिंग इनटू द वर्चुअल मशीन, डूइंग अ लॉगिन एंड देन डाउनलोडिंग सॉफ्टवेयर एंड इंस्टॉलिंग इट।
दैट्स टोटली वॉश्ड आउट. यू कैन डू दीज थिंग्स फ्रॉम हियर, बट वो उतने ही हैं जितने दिख रहे हैं. इट्स नॉट लाइक एवरीथिंग यू कैन. फिर यहाँ पे वर्चुअल मशीन एप्लीकेशंस भी हैं. सेम वे में कुछ डिफाइंड वर्चुअल मशीन एप्लीकेशंस यहाँ पे होंगे जो आप इंस्टॉल कर सकते हैं, नॉट एवरीथिंग. एंड यहाँ एक्सटेंशन एंड एप्लीकेशन में जो भी ऑप्शंस हैं उनमें आपको कहीं भी वर्चुअल मशीन के अंदर लॉगिन करके इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. ऑप्शंस आपको यहीं पे मिल जाए. सो ऐड एप्लीकेशन बटन पर अगर आप क्लिक करेंगे तो सेम जैसे एक्सटेंशंस का आया था वैसे ही यहाँ पे कुछ एप्लीकेशंस आ जाएंगे. एप्लीकेशंस नहीं अगर यहाँ पे दिख रहे हैं तो इसका मतलब है यू सी हियर, राइट, कि कोई एप्लीकेशन इसके अंदर अलग से इंस्टॉल हुए नहीं है. एंड ये एप्लीकेशंस आपको यहाँ मार्केट प्लेस के एप्लीकेशंस नहीं मिलते हैं. जनरली इंटरप्राइज में अजूर के कुछ एप्लीकेशंस इनेबल्ड हो जाते हैं, इसीलिए इसको बहुत रेयरली यूज किया जाता है. ऑपरेटिंग सिस्टम की डिटेल में ये दिखाएगा कि कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम आपने डिप्लॉय किया हुआ है. देन एडवाइजर रिकमेंडेशन हमें पता है, राइट, सब्सक्रिप्शन वाला ही है ये भी. वो बताएगा कि इसमें जब बहुत दिन तक ये चलता रहेगा तो बताएगा कि भाई आपने जो कॉन्फ़िगरेशन लिया है वो 2 CPU 8 GB है, बट यू आर अंडर यूटिलाइजिंग, ओवर यूटिलाइजिंग, अंडर यूटिलाइज, मेन वही केस है जिसमें ये बताता है आपको. ठीक है. प्रॉपर्टीज में वी विल फाइंड आउट ओनली स्टेटस, जो कि ओवरव्यू में हमें वैसे भी मिल जाता है. ओके, दिस इज अ सेटिंग. नाउ अवेलेबिलिटी एंड स्केल में दो ऑप्शंस मिलते हैं. पहला है साइज. मैंने आप लोगों को बताया था वर्टिकल स्केलिंग, इलास्टिसिटी, राइट. तो ये इलास्टिसिटी का ऑप्शन है. मान लो मैंने इस वर्चुअल मशीन को, विंडोज का वर्चुअल मशीन है, मैंने इसमें 2 CPU और 8 GB रैम दिया था, विच इज हाईलाइटेड हियर. नाउ इफ आई वांट टू रीसाइज इट अप टू 4 CPU 16 GB और मे बी इवन डाउनग्रेड, दिस इज ऑप्शन फ्रॉम वेयर वी कैन डू इट. तो मैं इसमें 2 CPU 8 GB है, इधर 3 में मैं मान लो इस वाले में 2 CPU 8 GB में ले जाना चाहता हूँ, या किसी भी और में, या 2 CPU 8 GB, 4 CPU 16 GB. तो यहाँ पे सिलेक्ट करके वो डेस्टिनेटेड जो साइड है आपका, वो जो आप ले जाना चाहते हैं, एंड देन क्लिक ऑन दिस रिसाइज बटन एंड देन इट विल बी रिसाइज्ड. ऑन द फ्लाई नहीं होता कि तुरंत हो जाए वर्चुअल मशीन बिना डाउन हुए. वर्चुअल मशीन डाउन होती है इसमें. अब इस पॉइंट पे अक्सर स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन पूछते हैं कि सर फिर VMware में तो नहीं होती, या उसमें नहीं होती, इसमें कैसे हो जाती है. देखो, किस एक्शन पे CPU ऐड करना है, मेमोरी ऐड करना है, क्या रिसाइज एक्शन करना है, डिस्क अटैच, किस एक्शन पे वर्चुअल मशीन आपकी रिस्टार्ट होगी या नहीं होगी, इट टोटली डिपेंड्स ऑन अंडरलाइन हाइपरवाइजर. वर्चुअल मशीन किस हाइपरवाइजर पे चल रहा है, किस हाइपरवाइजर सॉफ्टवेयर पे चल रहा है, उस पे ये, उसकी प्रॉपर्टी पे ये चीज डिपेंड करती है. VMware में ESXi हाइपरवाइजर होता है, वहां पे इन मोस्ट ऑफ द केसेस में हॉट ऐड होता है ऑप्शन, हॉट ऐड, जिसमें आप चलती मशीन में आप चीज़ों को चेंज कर सकते हो. बट अज्योर के केस में जो अंडरलाइन हाइपरवाइजर है वो है विंडोज का अपना हाइपर वी. और विंडोज तो वैसे ही बदनाम है रीबूट करवाने के लिए, हर काम में रीबूट 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 होता है. तो फिर वो यहाँ पे हॉट ऐड का ऑप्शन बहुत ज़्यादा आपको नहीं मिलेगा. इन मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको VM का रीबूट चाहिए ही होता है. राइट. तो हाउ यू विल आइडेंटिफाई कि किस केस में रिस्टार्ट चाहिए, किस केस में नहीं, आप गूगल कर लेना. अगर पर्टिकुलर एक्शन पे हाइपर वी रिस्टार्ट मांगता है तो अज्योर में भी रिस्टार्ट होगा ही होगा. ग्रेट. नेक्स्ट ऑप्शन इज अवेलेबिलिटी एंड स्केलिंग. सर अवेलेबिलिटी, साइज, सॉरी सर, साइज में हम सीरीज भी चेंज कर सकते हैं? यस, बिल्कुल सपोर्टेड है, किसी में भी जा सकते हैं. कोई भी सीरीज सर, हर मतलब एक सीरीज हर सीरीज में सपोर्टेड है या इसमें कुछ लिमिटेशंस है? नहीं, इसमें सपोर्टेड वाला दिखाई ही देगा, जो सपोर्टेड नहीं है वो दिखेगा ही नहीं आपको. ओके, आप देखो ना, जब ठीक। मैं अभी साइज में था, याद करो, D सीरीज T3 में बहुत सारे दिख रहे थे, यहाँ सिर्फ 3 ही दिख रहा है. ओके. याद करिए. और अगर एंड नहीं याद आ सर, रहा हो, ये डाउनग्रेड का ऑप्शन भी देता है ना? यस यस, यू कैन डाउनग्रेड ऑल्सो. मैंने बताया था ना कि मॉड्यूलर स्ट्रक्चर वर्चुअल मशीन का एज़ोर में क्यों होता है, क्योंकि वर्चुअल मशीन इज इक्वल टू CPU प्लस मेमोरी ओनली, डिस्क इज अ सेपरेट थिंग, है ना. तो डिस्क पे इंपैक्ट ही नहीं जाता व्हेन यू आर डूइंग अ रिसाइज. रिसाइज किसका कर रहे हो, VM का. VM इज व्हाट, CPU एंड मेमोरी. तो उसको आप डाउन करो या आप करो, फर्क नहीं पड़ता. लेकिन अगर यही डिस्क होता, डिस्क इज ऑल्सो इंडिविजुअल रिसोर्स, वर्चुअल मशीन इसके अंदर हम क्रिएट करते हैं एज़ोर में, लेकिन डिस्क को आप डाउनग्रेड नहीं कर सकते. ओके. करेक्ट. डिस्क को डाउनग्रेड नहीं कर सकते, तो वो प्रॉपर्टीज इंपैक्ट आती है.
सो आई वाज शोइंग यू कि लेट्स से डी सीरीज V3 ना, इफ यू गो हियर, मान लो कंप्यूटर इंफ्रास्ट्रक्चर वर्चुअल मशीन जब आप क्रिएट कर रहे थे, साइज पे मैं आपको ले गया था D3, सॉरी ये, अच्छा ठीक है, इसमें तो खैर 3 ही है, तो ये 3 ही दिखा रहा है, बट यहाँ पे सिर्फ दिखते वही हैं जो सपोर्टेड होते हैं, तो आपको डाउट नहीं होना चाहिए, है ना। बी सीरीज नहीं सपोर्ट करता, तो बी सीरीज यहाँ है ही नहीं, बट बी सीरीज यहाँ तो है, करेक्ट। डी सीरीज में भी अगर आप देखें, डी सीरीज में वर्जन हमारे पास कई सारे हैं, 2 3 4 5 6, 2 3 4 5 6 सपोर्टेड नहीं है तो नहीं है, ठीक है। ठीक है। या अवेलेबिलिटी एंड स्केलिंग में वही ऑप्शंस आते हैं जो हम लोगों ने पहले यूज किए होते हैं। अवेलेबिलिटी जोन का ऑप्शन अगर आपने यहाँ पे सेलेक्ट किया होता तो आता, स्केलिंग के ऑप्शन में अगर हमने अवेलेबिलिटी सेट सेलेक्ट किया है तो वो आता, सॉरी यहाँ पे आता अवेलेबिलिटी सेट में किस अवेलेबिलिटी सेट का ये पार्ट है, राइट। यहाँ पे बस केवल दिखता है, यू यूजुअली डोंट चेंज दोज थिंग्स, बट हाँ अगर अवेलेबिलिटी सेट होता तो यू कुड चेंज द डिफरेंट अवेलेबिलिटी सेट ऑल्सो। ओके, देन वी गो टू सिक्योरिटी आइडेंटिटी। में आगे चल के इंट्रा आईडी में बताऊंगा क्या होता है। माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर फॉर क्लाउड एक एंटीवायरस सॉल्यूशन है जिसका प्लान खरीदना पड़ता है और उसके बाद ही ये इनेबल होता है, ठीक है। अब जो मेजर चीज है वर्चुअल मशीन, वी आर गुड, हमने विंडोज लाइनक्स दोनों पढ़ लिया, उनके काफी सारे एस्पेक्ट्स पढ़ लिए, सेम यही सारी सेटिंग्स आपको विंडोज के लिए भी मिलेंगी, लाइनक्स के लिए भी। बट अब एक चीज इंपॉर्टेंट है, we gave a SSH key, we gave user ID password also. Now recovery options, what if you misplace your SSH key and you are not able to do your login, you haven't created any separate user also, very important aspect। उस केस में आप रिकवर कैसे करोगे अपने यूजर को, SSH की को, हाउ यू विल इनेबल योर लॉगिन। या फिर आप यू हैव सेट अ पासवर्ड बट फॉर सम रीजन यू फॉरगॉट द पासवर्ड, कैसे रिकवर करोगे, राइट। अनदर थिंग इज, अगर देखो हम इसमें कंसोल तो नहीं ले सकते, दैट्स फॉर श्योर, कंसोल इसमें काम नहीं करता कि हम पूरा कंसोल लेके फिर उसके अंदर लॉगिन कर रहे हैं, ये पॉसिबल नहीं। सीरियल कंसोल, हाँ लेकिन सीरियल कंसोल हाँ से हम सेशन चेक कर सकते हैं। करेक्ट, बट टेक्स्ट बेस्ड कंसोल एक ऑप्शन इसमें होता है। सो यू मे बी थिंकिंग कि टेक्स्ट बेस्ड कंसोल लाइनक्स में तो काम कर सकता है, विंडोज में कैसे, विंडोज में भी ऑप्शन होता है एक रिकवरी का जो सीरियल कंसोल से काम करता है, कमांड लाइन से काम करता है, ठीक। तो यहाँ पे वो ऑप्शन की अगर इन केस आपको ये पता करना है कि मेरा वर्चुअल मशीन बूट हुआ है कि नहीं, आप समहाउ एक्सेस नहीं कर पा रहे हो, आपका वर्चुअल मशीन बूट हुआ है कि नहीं आपको पता नहीं, अगर बूट हुआ है तो किस स्क्रीन पे अटका होगा, अगर कंसोल होता तो देख लेते, सीरियल कंसोल से भी नहीं देख सकते, तो ऐसे में वो अटका होगा तो इस समय कौन सी स्क्रीन आ रही होगी वो देखना है। ये कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमें हेल्प एंड सपोर्ट के लिए रिक्वायर्ड होती हैं, तो हम लोग एक एक करके इनको थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं एज अ लास्ट पीस ऑफ दिस वर्चुअल मशीन का टॉपिक। तो आपको यहाँ पे एक हेल्प करके सेक्शन मिलेगा एट दी एंड। हेल्प के सेक्शन में आपको कुछ ऑप्शंस दिखेंगे यहाँ, उसमें से आई थिंक दिस ऑप्शन इज वेरी गुड, रीसेट पासवर्ड। रीसेट पासवर्ड में अगर आप जाएंगे, एंड दिस इज अ वर्चुअल मशीन लेकिन विंडोज का, तो अगर आप यहाँ देखेंगे तो आपको SSH रीसेट करने का ऑप्शन नहीं है क्योंकि विंडोज है भाई। आप यहाँ पे आपका जो यूजर था वो ऑटोमेटिकली यहाँ नाम पिकअप करके आ रहा है, आप इसका नया पासवर्ड डाल के अपडेट कर दीजिए, पासवर्ड विल बी अपडेटेड इफ यू फॉरगॉट द पासवर्ड, राइट। अगर मैं लाइनक्स वाली मशीन में जाऊं एंड यहाँ पे रीसेट पासवर्ड की सेटिंग में जाऊं, दिस इज लाइनक्स वाला मशीन, तो यहाँ पे मुझे SSH की रीसेट करने का ऑप्शन भी मिल जाता है, यानी अगर पासवर्ड यूज कर रहा होता तो रीसेट पासवर्ड, अगर SSH की यूज कर रहा होता तो आई कुड चेंज द SSH, आई कैन जनरेट अ न्यू, राइट। अदरवाइज ये एग्जिस्टिंग की स्टोर्ड वाला जो था, ये देखो ये इसको चेंज कर लूँ बीजे के लिए एंड अपडेट कर दूं तो मेरा SSH की चेंज होके अब वो दूसरा वाला लग जाएगा। तो अगर आप मिसप्लेस हो गए हो SSH की, नो प्रॉब्लम, चेंज हो जाएगा। पासवर्ड मिसप्लेस हो गया है, फॉरगेट योर पासवर्ड, इन दैट केस यू कैन रिकवर ऑल ऑफ देम। तो ये तो रीसेट पासवर्ड का ऑप्शन हो गया। फिर आता है ये सीरियल कंसोल, बट उसके पहले बूट डायग्नोसिस।
बूट डायग्नोसिस, जैसा कि मैंने बताया था कि जब आपका सिस्टम बूट कर रहा हो उस टाइम किस स्क्रीन पे अटका हुआ है वो देखना है। तो अब ये लाइनक्स मशीन है, देखो लाइनक्स मशीन जो मेरी है, अगर मैं इसका बूट डायग्नोस्टिक बटन पे जाऊं तो ये मुझे बेसिकली एक स्क्रीनशॉट दिखाता है कि जब आपका जो सिस्टम है वो किस कंडीशन में है। दिस इज अ स्क्रीनशॉट ओनली, आई कैन डाउनलोड, इट्स नॉट अ एक्चुअल स्क्रीन, सी दिस, राइट। ये दिखा रहा है कि आपकी स्क्रीन ये है। विंडोज में देखूं तो विंडोज में बूट डायग्नोसिस इस स्क्रीन पे हम लोग हैं। तो ये आपको आपकी स्क्रीन दिखा रहा है कि आपकी जो वर्चुअल मशीन है करंटली वो किस स्क्रीन पे है। देन जब भी वर्चुअल मशीन बूट करता है तो वो कुछ लॉग्स निकालता है, उसको सीरियल लॉग्स बोलते हैं। बूट डायग्नोस्टिक्स में ही वर्चुअल मशीन जब ऑन हो रहा था तो उस टाइम में कौन सा बूट लॉग्स आ रहे थे, राइट। ये आपके कुछ बूट लॉग्स आपको मिलेंगे। विंडोज में कम मिलते हैं, लाइनक्स में बहुत ज़्यादा, बिकॉज लाइनक्स में एक क्लाउड इनिट करके एक चीज़ होती है वो भी सपोर्ट करती है। तो अगर मैं लाइनक्स में जाऊं और सीरियल लॉग्स में देखूं तो सीरियल लॉग्स में लाइनक्स में आपको बहुत सारे लॉग्स मिलेंगे, क्योंकि लाइनक्स बूट होता है तो उसके बूट के बहुत सारे मैसेजेस होते हैं जो प्रिंट होते हैं, राइट। सी दिस, वेयर डिड दिस SSH key has been applied and other things, right, everything is there। फिर आता है सीरियल कंसोल। नाउ सीरियल कंसोल लाइनक्स के केस में इज वेरी इजी, क्योंकि लाइनक्स ऑलरेडी कमांड लाइन पे होता है। तो यहाँ पे अगर आप आके इंटर 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 कर देंगे थोड़ी देर में, राइट, कनेक्टिंग टू कंसोल ऑफ माई वर्चुअल मशीन, तो आप लाइनक्स का एक तरह से आप कंसोल ले रहे हो, बिकॉज दिस इज सीरियल कंसोल ऑफ द वर्चुअल मशीन। सीरियल कंसोल GUI वाला कंसोल नहीं है, लेकिन सीरियल कंसोल है एटलीस्ट, राइट। सो इफ यू सी हियर माई VM लॉगिन, मेरे मेरे पास डायरेक्ट यहाँ पे लाइनक्स के केस में प्रॉम्प्ट आ जाता है। अगर मेरे पास यूजर होता तो आई कुड गिव द यूजर, आई कुड गिव द पासवर्ड एंड लॉग इन यहाँ से कर लेता इनकेस नेटवर्क चला गया या फिर सम अदर। लेकिन अगर यही सीरियल कंसोल मैं विंडोज के केस में देखूं तो विंडोज में ये सीरियल कंसोल हमेशा TUI होता है, टेक्स्ट यूजर इंटरफेस होता है। तो विंडोज के केस में मुझे यहाँ पे प्रिपेयरिंग कंसोल तो कर रहा है, लेकिन मुझे GUI का ऑप्शन नहीं मिल जाता। विंडोज में एक सर्विस होती है जिसको बोलते हैं SAC, सीरियल कंसोल, नहीं सीरियल एप्लीकेशन कंसोल या सीरियल ऐसा समथिंग कुछ करके बोलते हैं। इट्स फॉर रिकवरी पर्पस मेनली। सो इफ यू सी SAC सेल आ जाता है यहाँ पे, विंडोज के केस में आपके पास SAC सेल आ जाता है। उसके बाद आप यहाँ पे क्वेश्चन मार्क करके हेल्प देख सकते हैं ऐसे, राइट। फिर आप इसको रीस्टार्ट यहाँ से कर सकते हैं, लाइव डंप कर सकते हैं, राइट, प्रोसेस का डंप यहाँ से निकाल सकते हैं। मेनली सीरियल कंसोल इज फॉर द ट्रबल शूटिंग पर्पस फॉर एवरीबडी, राइट। फिर यहाँ पे आप कुछ और भी जैसे CMD लिख सकते हैं, क्रिएट अ कमांड प्रॉम्प्ट चैनल, राइट। और भी कुछ ऑप्शंस हैं चैनल्स वगैरह निकालने के, लाइक CH question mark, right, somehow you will get the text based ऑथेंटिकेशन, टेस्ट बेस्ड आप लॉगिन इसके अंदर कर सकते हैं एंड देन कुछ काइंड ऑफ ट्रबल शूटिंग आप कर सकते हैं। अगर आपको SAC के बारे में मोर डिटेल्स चाहिए तो प्लीज लुक फॉर SAC रिकवरी Azure VM, ठीक है। इफ यू लुक फॉर दिस Azure सीरियल कंसोल फॉर विंडोज, तो सीरियल कंसोल फॉर विंडोज यहाँ पे कैसे आप जाते हैं, देन उसके बाद बूट मेनू में आप क्या क्या टाइप करते हैं, हियर इज दैट यू आर हियर, CMD के जैसा। फिर उसके बाद आप CHS ऐसा करके कुछ समथिंग टाइप कर सकते हैं एंड देन विंडोज में डायरेक्ट चले जाएंगे। इंटर CMD टू क्रिएट अ चैनल दैट हैज CMD इंस्टेंस, राइट, कर सकते। तो ऑप्शंस यहाँ पे हैं जिसके थ्रू आप कर सकते हैं, ओके। सो दिस वाज द सीरियल कंसोल। रिसोर्स हेल्थ जो है वो इस पर्टिकुलर रिसोर्स के हेल्थ के बारे में थोड़ा सा बताता है, बट आई थिंक लॉगिंग एंड मॉनिटरिंग के केस में मैं आपको और डिटेल में बताऊंगा। बट ये रिसोर्स हेल्थ बेसिकली आपके वर्चुअल मशीन की हेल्थ के बारे में कम है, अंडरलाइन रिसोर्स के हेल्थ के बारे में ज़्यादा होता है, राइट। अजोर की तरफ से कोई एक्टिविटी चल रही है या समथिंग तो उसके बारे में यहाँ पे ज़्यादा डिटेल्स में चीज़ें बताते हैं, ओके। देर इज अ कनेक्शन ट्रबल शूटिंग ऑप्शन ऑल्सो। कनेक्शन ट्रबल शूटिंग, सोर्स टाइप वर्चुअल मशीन, आपका डेस्टिनेशन कोई दूसरा वर्चुअल मशीन है या कोई दूसरी IP एड्रेस, आप इस वर्चुअल मशीन से किसी और को पिंग करा के देखना चाहते हो, समहाउ आप वर्चुअल मशीन का एक्सेस हो गया है। अगेन सपोर्ट एंड हेल्प का ही पार्ट है,
लेकिन ये वर्चुअल मशीन, मान लो आप इस वर्चुअल मशीन को पिंग नहीं कर पा रहे हो, लेकिन इस वर्चुअल मशीन से क्या गेटवे पिंग हो रहा है कि नहीं, अब आप कैसे चेक करोगे, राइट? नेटवर्किंग नहीं मिलती तो यूजुअली हम यही करते हैं ना कि देखो मशीन गेटवे को पास जा रही है कि नहीं। यू कैन पुट द गेटवे नेम और समथिंग हियर, जो भी आपको पिंग कराना है, राइट, वो यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो। सेलेक्ट करके आप कनेक्शन की रन डायग्नोसिस कर सकते हो। आप डेस्टिनेशन पोर्ट डिफाइन कर सकते हो, मतलब प्रोब कर सकते हो, कनेक्शन की डायग्नोसिस डंप वगैरह ले सकते हो, पोर्ट स्कैनर चला सकते हो, नेक्स्ट हॉप। तो ये कनेक्शन की ट्रबल शूटिंग के लिए बहुत सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पे ठीक ठाक मिल जाते हैं। ओके, सो दिस वाज द ओवरऑल वर्चुअल मशीन का चैप्टर। आई थिंक वी आर गुड विथ वर्चुअल मशीन। या सर मेरा एक डाउट है, मेरे को ये पूछना था कि इसमें हमने जब वर्चुअल मशीन क्रिएट करी तो उस टाइम पे वीपीसी वगैरह कुछ चूज करा था हमने? नहीं किया था मैंने, आई थिंक डे 1 पे बताया, लास्ट वाले सेशन मैंने बताया था। सॉरी सर, ये मेरी पहली क्लास है। हाँ ओके, नो प्रॉब्लम। ओके, आप विंडोज रिकॉर्डिंग्स देख लीजिएगा। सो ठीक सूरज, है। ऐसा है कि हम लोग ना अभी कंप्यूट पढ़ रहे हैं, इसके बाद हम लोग नेटवर्क पढ़ेंगे। तो हम्म। वर्चुअल मशीन को क्रिएट कर किया तो वर्चुअल नेटवर्क इसमें अपने आप बन गया था एक। वो हम ओके, लोगों ने देखा था कि मतलब वर्चुअल नेटवर्क इसमें चाहिए, बिना उसके तो वीएम नहीं बनेगा, नेटवर्किंग तो चाहिए। ओके, लेकिन अभी हमने सिर्फ वर्चुअल मशीन को पढ़ा। अब नेक्स्ट हम लोग जब पढ़ेंगे कल, कल से हम लोग स्टार्ट करेंगे नेटवर्किंग। नेटवर्किंग पढ़ेंगे तो कल जैसे ही हम लोग नेटवर्क क्रिएट करेंगे, वो फिर वहां पे बताएंगे कि वर्चुअल मशीन क्रिएशन के टाइम में नेटवर्क कैसे सेलेक्ट किया जाता है। ओके सर। तो इट्स ए स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। हाँ, ओके। यही रीजन है कि अभी आज जब मैं वर्चुअल मशीन बना रहा था तो आपने देखा होगा कि सिर्फ मैंने बेसिक आपको सारे ऑप्शंस दिखाए, डिस्क दिखाए, लेकिन ये ऑप्शंस अभी नहीं दिखाए, डिफॉल्ट छोड़ दिया इनको, इसी रीजन से। जब हम कल नेटवर्क पढ़ लेंगे तो नेटवर्क के बाद मैं आपको इस सेक्शन पे जाके फिर ये सारे ऑप्शंस के बारे में बताऊंगा। उसके बाद फिर मैनेजमेंट के बारे में, फिर जब मॉनिटरिंग का चैप्टर पढ़ेंगे तो इस टैब के बारे में पढ़ेंगे, एडवांस के बारे में भी पढ़ेंगे। ठीक, दैट्स ऑल। सर एनी एक क्वेश्चन? यस सर। सर जैसे कि आपने बोला कि वर्चुअल मशीन का ट्रबल शूटिंग का ऑप्शन है, सो Azure doesn't provide its own troubleshooting, so user has to manually troubleshoot whether it is a window virtual machine or Linux based or um, गॉट योर क्वेश्चन। सो सी, दैट्स राइट। अज्योर हमें प्लेटफॉर्म ऑफर कर रहा है, और अज्योर का प्लेटफॉर्म का इशू नहीं है ये। वर्चुअल मशीन आपने क्रिएट किया, ओएस आपने सेलेक्ट किया, तो आप ऑन करते हो इसको। अगर ओके। आपकी वर्चुअल मशीन पावर ऑन ही नहीं हो रही है, देन यू कैन अप्रोच टू अज्योर, वो हेल्प करेगा। क्यों नहीं, पावर ऑन ही नहीं हो रही है, एरर थ्रो कर रहा है थोड़ा अलग टाइप का। लेकिन अगर वो पावर ऑन हो गई है और समहाउ यू आर नॉट एबल टू कनेक्ट इट, अज्योर एक्सेस, अज्योर को आपके अकाउंट का एक्सेस नहीं होता। ओके। तो दे कैन नॉट कम हियर एंड चेक कि आपका क्या क्या चल रहा है। वो आपके आपके इंट्रा आईडी में वो परमिशन, जब आप सपोर्ट टिकट रेज भी करोगे और उनको चेक भी करना होता है ना, तो वो एक परमिशन यहाँ पे अपना इनेबल कराते हैं। आपके पास मेल जाएगा, लिंक रहेगी, फिर आप उन्हें ऐड करोगे एज ए गेस्ट यूजर, तब जाके वो एक्सेस कर पाते हैं, वरना वो एक्सेस नहीं कर सकते। ठीक, तो ये सारे ट्रबल शूटिंग आपको करने होते हैं, ओएस ओके। रिलेटेड, एप्लीकेशन रिलेटेड, बिकॉज यू आर ओनिंग इट ना। हम्म। एनी अदर क्वेश्चन गाइज बिफोर वी मूव टू नेक्स्ट टॉपिक? सर वन मोर क्वेश्चन, लाइक जैसे कि आपने बोला, जैसे कि हमने मतलब मैं बेसिकली बोल रही हूँ AWS क्लाउड में हमने वर्चुअल मशीन क्रिएट कर दिया, वो रनिंग स्टेट में होता है, हम उसको स्टॉप कर देते हैं, देन उसके चार्जेस नहीं लगते, तो इसमें हम लोग को आई डिलीट आंसर करना दिस, पड़ता है या फिर स्टॉप का भी ऑप्शन है? मैंने आंसर किया था जब मैं वो बढ़ा रहा था ना कि देखो मॉड्यूलर स्ट्रक्चर होता है, वो मॉड्यूलर क्यों होता है, देखो इसीलिए। और ये क्वेश्चन आप लोग अक्सर पूछते हो कि, तो ये वाला मैंने आंसर किया है। इफ़ यू वॉच द रिकॉर्डिंग ना, मैंने आंसर किया था, बट नो प्रॉब्लम, फिर से आंसर कर सकते हैं। मैं बस बोल रहा हूँ कि वो आंसर किया था। सो सी, जब मैं आपको वर्चुअल मशीन बता रहा था तो मैंने यहाँ आपको बताया था कि कितने तरह के वर्चुअल मशीन क्रिएशन पे रिसोर्सेज बनते हैं। तो मैंने बताया था कि वर्चुअल मशीन एक अलग रिसोर्स है, एंड सीपीयू एंड मेमोरी उसमें आता है। तो अगर आपने वर्चुअल मशीन को पावर ऑफ कर दिया, आई थिंक आप रिकॉल भी कर लोगे उसको, पावर ऑफ कर दिया तो वर्चुअल मशीन की कॉस्ट नहीं लगेगी। लेकिन क्योंकि वर्चुअल मशीन के साथ डिस्क भी है, नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप है, और अदर चीज़ें हैं, राइट, पब्लिक आईपी एड्रेस भी है, उसकी कॉस्ट तो लगेगी ना, क्योंकि आप उसे तो पावर ऑफ नहीं कर सकते।
तो इफ यू नहीं वांट यू मेरा कैन क्वेश्चन है पुट पावर ऑफ करने का अपने मतलब यहाँ पे अज्योर में पावर ऑफ का आपने बताया नहीं है अरे वो तो पावर ऑफ इन द सेंस आई डिडंट गेट यू लाइक हम पावर शट ऑफ यहाँ डाउन पे करना ना, पावर ऑफ मतलब शट डाउन करना। AWS में भी वही होता है, यू कैन शट डाउन योर वर्चुअल मशीन। सी हाउ हियर, ये दिखाया था ना मैंने कि रिसोर्स ओवरव्यू देखो, यहाँ ये सब है, बाकी यहाँ पे आप मशीन को स्टार्ट स्टॉप कर सकते हो। ओके ओके हाँ हाँ दैट इज व्हाट आई वांटेड टू से हाँ मतलब कॉस्ट रिलेटेड इज हाँ आई अंडरस्टैंड कि आपने जो बताया कि वर्चुअल मशीन के साथ बाकी जो रिसोर्सेस है उसके चार्जेस लगेंगे बट जो वर्चुअल मशीन ऑन स्टेट में जो होता है उसका पैसा नहीं लगेगा राइट आई हाँ, अगर अंडरस्टैंड ऑन है तो पैसा लगेगा। अगर आपने यहाँ स्टॉप मार दिया इसको लाइक दिस, नाउ दिस इज गोइंग टू स्टॉप। स्टॉप मतलब डी एलोकेटेड, यहाँ अजोर में वर्ड बोलते हैं डी एलोकेट करना। डी एलोकेट करना मतलब सीपीयू और मेमोरी किसी हार्डवेयर का आपने एलोकेट कर रखा है, क्योंकि वर्चुअल मशीन पावर ऑन हुई तो किसी भी वर्चुअल मशीन पे तो उसको रिसोर्स एलोकेट हुए, तो रिसोर्स एलोकेट हुए, चार्जेस लगने लगे। ऑफ कर दिया, रिसोर्सेज डी एलोकेट हो गए, चार्जेस नहीं लगेंगे। ओके ओके तो स्टॉप कर दिया, स्टॉप करने के बाद पावर ऑन करना है तो ये वाला बटन हाईलाइट हो जाएगा, हो गया देखो, है ना। तो वी कैन पावर ऑन अगेन। ओके, तो एनी हाँ सर जैसे कि हमने आप लास्ट क्लास में बताया था मैनेजमेंट ग्रुप सब्सक्रिप्शन रिसोर्स ग्रुप तो उस केस में हाँ उस केस में भी हम अगर रिसोर्स अगर एक और मैनेजमेंट ग्रुप क्रिएट करते हैं या फिर रिसोर्स ग्रुप क्रिएट करते हैं तो उस केस में भी वो चार्जेस लगता है देखो या कुछ इट इज चार्जेस ओनली रिलेटेड टू व्हाट रिसोर्सेज के चार्ज होते हैं और किसी चीज के चार्ज नहीं होते। वेरी सिंपल आंसर। ओके आप मैनेजमेंट ग्रुप 10 बना लो, मैनेजमेंट ग्रुप इज जस्ट अ नेम एज आई मेंशनड, है ना, कि इट्स हाँ जस्ट अ लॉजिकल नेम। हाँ तो नाम से कोई चीज बनाया, जैसे फोल्डर बनाया तो फोल्डर में चार्ज नहीं है, मतलब मैनेजमेंट ग्रुप में कोई चार्ज नहीं है। इफ यू क्रिएट सब्सक्रिप्शन एंड लीव इट एज इज, राइट, सब्सक्रिप्शन यू हैव क्रिएटेड बट यू हैव नेवर क्रिएटेड एनी रिसोर्सेज in that subscription, leave it as is, active subscription, credit card attached, nothing will be charged. Resource group you have created multiple, nothing will be charged. The moment you created a resource, रिसोर्स ओके your billing is started. ठीक है, that's how it works. All right, so we have 25 minutes more. I want to start another topic, but before that मैंने आप में से आई डोंट नो किसी ने नोटिस किया है कि नहीं, आपका जो कोर्स है उसके अंदर एक टॉपिक मैंने ऐड किया हुआ है। द टॉपिक इज, एक वीडियो ऐड किया है एक्स्ट्रा, वो यूट्यूब का वीडियो है बट आपके कोर्स के अंदर उसको ऐड किया हुआ है, राइट। जिसने चेक किया होगा उसको पता होगा। यस 4 to 6 का ही है। हाँ, ये वाला वीडियो, हाँ अंडरस्टैंडिंग सबनेटिंग एंड सी आइडिया, यस राइट। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है, नेटवर्किंग मैं तब तक स्टार्ट नहीं कर पाऊंगा जब तक आप इस वीडियो को देख ना लीजिए। 20-25 मिनट का वीडियो है एंड आई विल टेल यू दैट इसमें इसके अंदर है क्या। देखो ये कोई बहुत डीप नेटवर्किंग नहीं है। मैंने आप लोगों से शुरू में बोला था कि आपको बेसिकली वी विल स्टार्ट दिस, वी विल रिज्यूम फॉर डे 6 नाउ, राइट। तो मैंने आप लोगों को बोला था कि हम ना CIDR की बात करते हैं, क्लास रिलेशन इंटर डोमेन राउटिंग। CIDR का मतलब when you get something like 192.168.0.0/16 and you get something like 192.168.1.0/23, या फिर ये गलत है वैसे, ये नहीं होना चाहिए, ये होगा। बट इन केस यू गॉट 172.17 डॉट, सॉरी, हाँ 17.10.0/24, you should be able to understand that how many IP addresses it has, right? How many IP addresses it has, ये आपको समझ में आना चाहिए कि आप आपको कैलकुलेट आपको कर लेना चाहिए कि इसमें how many IPs are, right? What is the usable IP range
Range means the first IP and last IP. What would be the gateway of it? What would be the broadcast ID? What would be the network ID, right? What would be the subnet mask? You should be able to understand all of these things. और सारा कैलकुलेशन सिर्फ इसी एक CIDR के नोटेशन से आ जाता है. So you should be able to understand overall IP version 6, IP version 4 क्या होता है, कितने बिट का होता है, क्यों होता है, और कितने IPs कैसे कैलकुलेट करते हैं, राइट. /52 क्यों नहीं लिख देते, /32 के ऊपर /33 भी नहीं लिखते, क्यों, राइट. कैलकुलेटिव करें अगर हम तो कितने होते हैं. अगर पूरी दुनिया में इतने IPs हैं तो पब्लिक IPs किसे बोलते हैं, प्राइवेट की किसे बोलते हैं, राइट. प्राइवेट IPs की रेंज कौन कौन सी होती है लेजिट, जिनको हम यूज कर सकते हैं, राइट. ये सारे अंडरस्टैंडिंग्स आपको होनी चाहिए. ये क्लास लेस इंटर डोमेन राउटिंग है, सो प्लीज डोंट कंफ्यूज विद कि सर ये तो क्लास C का है. दिस इज नॉट क्लास C. ये क्लास B का है, ये क्लास A का IP है, ऐसा नहीं है. सारे प्राइवेट IPs हैं, क्लास लेस इंटर डोमेन राउटिंग है. सो हमें स्लैश करके ये जो चीजें हैं ना, इनके बारे में पढ़ना है. सारे कैलकुलेटिव हो जाना चाहिए, सारे कैलकुलेशंस हमें निकाल देने चाहिए. तो इस केस में मैं आप लोगों से बोलूंगा कि ये वो जो वीडियो जो अपलोडेड भी है यूट्यूब पे भी है, यूट्यूब की ही वीडियो है इनफैक्ट, वो लिंक करके आप लोग कल आने से पहले, माय हम्बल रिक्वेस्ट टू एवरीवन, प्लीज वो वीडियो जरूर देख के आइएगा. नहीं देख के आएंगे तो क्लास में पढ़ाना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है. क्योंकि मैं वो पीस पढ़ाऊंगा नहीं. मैं कैलकुलेटिव, मैं सीधा वर्चुअल नेटवर्क पढ़ाना शुरू करूंगा, नेटवर्क के बारे में बताऊंगा, आपके घर के नेटवर्क के बारे में बताऊंगा, ताकि आप अच्छे से रिलेट कर पाओ नेटवर्किंग. बहुत स्क्रेच से पढ़ाऊंगा, एंड ट्रस्ट मी, मैं कल जो टॉपिक आपको पढ़ा दूंगा नेटवर्किंग का, उसके बाद आपको नेटवर्किंग कभी परेशान नहीं करेगी. नेटवर्किंग का कनेक्टिविटी, नेटवर्किंग DNS वगैरह कैसे काम करते हैं, इतने छोटे छोटी चीजें जिनको आप इग्नोर कर देते होंगे, वो इतने अच्छे से समझ में आ जाएंगी कि आपको नेटवर्किंग कभी परेशान नहीं करेगा, ठीक है. सो ये पढ़ के देख के जरूर आइएगा. और एक चीज है जो आपको अपने से पढ़ना है, डोंट हैव अ वीडियो, मैंने बोला भी था, OSI लेयर के बारे में जरूर पढ़ लीजिए. जिसको ऑलरेडी आता है, पता है, उसको कोई दिक्कत ही नहीं है, नो प्रॉब्लम एट ऑल. आई रियलाइज कि कुछ लोगों को ऑलरेडी पता है इसके बारे में, वेरी गुड. पर्टिकुलरली आपको लेयर 3 राउटिंग की लेयर क्या होती है, ये लेयर 4 ट्रांसपोर्ट की लेयर क्या होती है ये, और लेयर 7 यानी एप्लीकेशन की लेयर क्या होती है, ये 3 लेयर आपको जरूर अच्छे से पता होना चाहिए. इनके पोर्ट्स प्रोटोकॉल्स पता होने चाहिए, राइट. इनका बिहेवियर, इनका कम्युनिकेशन सब कुछ पता होना चाहिए. क्योंकि अभी कल मुझे इमीडिएटली आपको CIDR की अंडरस्टैंडिंग, सबनेटिंग की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, इसकी जरूरत कल पड़ेगी. OSI लेयर की जरूरत हमें बहुत ज़्यादा पड़ेगी जैसे ही हम लोड बैलेंसर के टॉपिक में जाएंगे तब. बट पहले नेटवर्किंग होगा, उसके बाद स्टोरेज होगा, फिर उसके बाद लोड बैलेंसर होगा, ठीक है. तो आज के लिए यहीं पे मैं क्लास खत्म कर रहा हूँ. नाउ सो क्वेश्चन आंसर टाइम, स्टिल वी हैव 20 मिनट, बट आई थिंक वी आर गुड. कल नेटवर्किंग स्टार्ट करेंगे. सर आप आज अपलोड कर देंगे ये रिकॉर्डिंग? हाँ, इमीडिएटली आई एम गोइंग टू अपलोड इट. ठीक है फिर, थैंक यू वेरी मच. थैंक यू. थैंक यू सर. Thank you.